क्या आयुर्वेद एलोपैथी से बेहतर है? मैं ये कहना चाहता हूं कि कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। टेक्निक इनकी कमजोर है, वेस्ट की टेक्नोलॉजी बेहतर है, हमारी टेक्निक बेहतर है, टेक्नोलॉजी तो 1000 साल से करने नहीं दी गई। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में आयुर्वेद वालों को बोलने से मना करा गया है। अच्छा, आप पे केस कर दिया जाएगा यदि आपने जरा भी मार्केट में कुछ भी मार्केटिंग करी डायबिटीज की। का ये पॉडकास्ट वाला चैनल आप चला रहे हो, मैं इससे इतना प्रभावित हुआ कि मैं उडुपी से यहाँ पे आ गया। कारण ये सत्य है। अब देखिए जो बताने जा रहा हूं बच्चों की दवा, आप आश्चर्य कर जाएंगे, आप विश्वास नहीं मानेंगे सर। वो तीसरा दिन था, जुकाम का नामो निशान मिट गया। जब घर में खाना बना सकते हो तो दवाई क्यों नहीं बनाओगे? ये भी एक प्रोग्रामिंग करी गई, ले भैया स्क्रिप्ट खोली बड़ी बढ़िया, यूं खाली। क्यों? डॉक्टर साहब, कभी आपने अंग्रेजी दवा ली है कि नहीं ली है? जब से हमारा होश है तब से नहीं ली। होश आया तो आपने ली नहीं? हम बिल्कुल नहीं लेते, हमारे बच्चों को नहीं देते। आपकी शरीर में यदि खुश्की हो गई, रूखापन आ गया, तो हम उसे ऑयल से ऑयलिंग कर देंगे। ज्यादा ऑयल हो गया हम सुखा देंगे। टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो कम करना है। गर्मी आ गई शरीर में, वो कहते साहब बड़ा गर्म हो गया, तासीर है, ठंडी तासीर की दवाई देंगे। बहुत ठंडी हो गई, हाथ पे ठंडा सब जम रहे हैं, गर्म दवाई देंगे। आपके शरीर में कठिन कठिन सब कठिनाई हो गई, काठिन्य हो गया है, तो हम इसको सॉफ्ट कर देंगे, मृदु कर देंगे। तो जो शरीर के अंदर के गुणों को बैलेंस में ला दे। 3W तो वेस्ट में हमेशा चेंज होते रहते हैं, वेदर, वर्क और वाइफ, ये टिकते ही नहीं। 3W ये टिकते नहीं। बहुत अच्छा नाम दिया आपने। निर्दयता है वेस्टर्न लाइफस्टाइल। 1000 साल तक जब मुगल हमारे संग रहे, हमारा कुछ नुकसान नहीं किया उन्होंने। ब्रिटिश ने जो हमारा नुकसान किया है वो बहुत बहुत प्लान्ड हुआ। रशिया में यही एमबीबीएस की डिग्री 30 लाख, चाइना में यही एलोपैथिक डिग्री 28 लाख, इंडिया में 1.5 करोड़ से कम है। आयुर्वेद कैसे डिजीज को डायग्नोज करता है कि किसके अंदर क्या दिक्कत है? एक बहुत गंभीर बीमारी या कहें सबको होने वाली बीमारी, शुगर। आप सीधा सीधा हमें इलाज बता दीजिए। आपने कभी ये सोचा है कि जब रामायण काल में राम और रावण जब लड़ रहे होंगे, लाखों सैनिक जब घायल हुए होंगे, तो उनका इलाज कैसे हुआ? कभी सवाल आया ये दिमाग में आपके? कभी कौन था? नहीं, मेरे दिमाग में तो नहीं आया, लेकिन ये एक जेन्युइन सा सवाल है जिसके बारे में आजकल सोचता नहीं, क्योंकि आजकल का ज़माना सब इंस्टेंट का हो गया है। बीमारी हुई, बीमार हुए, बुखार आया तो पैरासीटामोल खाओ, उतर गया। खांसी आई तो एक कफ सिरप ले लो, खत्म हो गया। घर में लोग मेडिकल किट भी रखते हैं, उस मेडिकल किट में भी बहुत सारी दवाएं। एक्सीडेंट हुआ तो आप ले गए ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ डॉक्टर ने पट्टी बांधी, क्या लगाया, इंजेक्शन, आपका ब्लड रुक गया। लेकिन फैक्ट तो यही है कि जब युद्ध होता था तो तलवारें भी चलती थीं, लोगों को जख्म भी होते होंगे, खून भी बहता होगा, और ये मॉडर्न साइंस थी नहीं। तो कुछ तो ऐसा ज़रूर रहा होगा जिससे इंसान जीवित रहा। अच्छा, मैं अभी पढ़ रहा था कहीं, ये भी था कि महाभारत के समय अर्जुन जो हैं वो 2 बार मृत्यु हो गई उनकी, उसके बावजूद वो वापस आए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंस, कोई विधा, कोई आयुर्वेद ही सुना है हम लोगों ने कि जिसकी उत्पत्ति धन्वंतरी ने की। समुद्र मंथन के बाद जो भगवान धन्वंतरी निकले, उन्होंने आयुर्वेद की रचना की और उसी से चलता रहा। तो हम ये सब चर्चा मैं आपको बता दूं कर क्यों रहे हैं। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ आज जो विभूति हैं, जो गेस्ट हैं हमारे, वो आयुर्वेद में बहुत महारत है उनको। डॉक्टर तन्मय गोस्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार धर्मेंद्र जी, नमस्कार अभिषेक जी। तो डॉक्टर तन्मय गोस्वामी से हम आयुर्वेद पर बात करेंगे, उस आयुर्वेद पर जो विलुप्त होने की कगार पर है, जहां पर एलोपैथी ने सब कब्जा कर लिया है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद की ताकत क्या है? देखिए, अब ये तो बहुत वास्ट क्वेश्चन है, पर मैं उसे बहुत प्रिसाइज करने की कोशिश करता हूं। आयु का मतलब क्या? आयु का मतलब ये नहीं है जो लाइफ स्पैन आप देख रहे हैं। आयु इति चेतना संतान विस्तारः इति आयु। चरक संहिता के ये जो बुक है हमारी, उसमें काफी चैप्टर्स हैं
उसमें सेक्शंस है, सूत्र स्थान है, उसमें एक चैप्टर आता है 30th चैप्टर। वो कहता है आयु का मतलब होता है हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस, ये जो जीवित हूं, मैं जो ये बोल रहा हूं और आप जो ये मुझे सुन रहे हैं, अभिषेक जी की आंखों में वो जो चमक, आपकी आंखों में वो जो एक कौतूहल, जानने की इच्छा, ये है वो चेतना। उस चेतना का स्वास्थ्य, उस चेतना जिस शरीर में रह रही है उसका स्वास्थ्य, देखिए बहुत डीपर लेवल पे उनकी थिंकिंग रही है। उसको जहां पर चर्चा करी जाए, वो ऐसा वेद जो अथर्व वेद का एक उपांग है, उसको आयुर्वेद कहा है। और इसके 8 इसके अंग बताएं, अष्टांग है ये, इसे अष्टांग योग होता है। हाँ, अष्टांग योग होता वैसे ही अष्टांग आयुर्वेद है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट जरा वृषैहि। वो कहते हैं काय, आपकी शरीर में यदि खुश्की हो गई, रूखापन आ गया, तो हम उसे ऑयल से ऑयलिंग कर देंगे। ज्यादा ऑयल हो गया हम सुखा देंगे। टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो कम करना है। गर्मी आ गई शरीर में, वो कहते हैं साहब बड़ा गर्म हो गया, तासीर है, ठंडी तासीर की दवाई देंगे। बहुत ठंडी हो गई, हाथ पे ठंडा सब जम रहे हैं, हम गर्म दवाई देंगे। आपके शरीर में कठिन सब कठिनाई हो गई, काठिन्य हो गया है, तो हम इसको सॉफ्ट कर देंगे, मृदु कर देंगे। यदि आपका शरीर बिल्कुल फ्लैसिड हो गया है तो हम इसके अंदर स्ट्रेंथ, इसको हम कॉम्पैक्ट कर देंगे। तो जो शरीर के अंदर के गुणों को बैलेंस में ला दे, वो विद्या काय है। बाल का मतलब है इसी में, कम डोज में, बच्चों में। ये ग्रहों की चिकित्सा, अब आप सब लोग, हम लोग सब ठीक लोग हैं। आप कहते हैं नजर नहीं होती, मैं भी नहीं मानता था नजर होती होगी, लेकिन एक विवाह के बाद में वो एक स्त्री पुरुष, वो लड़के लड़की एक दूसरे को देखते हैं दूर से ना, देखने में ही एक दूसरे को जस्ट दृष्टि से उनके अंदर न्यूरो हार्मोन सिक्रीशन हो जाता है। आप लोग, हम सब लोग विवाहित लोग हैं, तो जो सिक्रीशन जो होता है जस्ट देखने से, तो इतना प्रभाव है दृष्टि का। यदि आपका चैनल खुला है तो अंदर का, वो नहीं बंद है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि खुल गए, आप कमजोर हो गए, तो दृष्टि का प्रभाव है। कमजोर है तो खाना देख करके मुंह में सलाइवा आ गई बिना कुछ छुए। तो ये जो जब ये चीजें हो सकती हैं, तो कोई ना कोई, यदि कोई व्यक्ति बड़ी बुरी दृष्टि से आपको देखता है, ईर्ष्या में देखता है, और यदि वह व्यक्ति अल्पसत्व है, कमजोर है, तो उस पर उस दृष्टि का प्रभाव भी पड़ेगा। इस पूरे विधा को ग्रह चिकित्सा में लिया गया। अब आप सोचिए कहां तक गए वो लोग। दे हैव गॉन सुप्राकॉर्टिकल, शरीर तो काय में आ गया, देन दे वेंट बियॉन्ड बॉडी। उन्होंने कहा कि भाई वो सुप्राकॉर्टिकल, ये जो हम फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं नेगेटिविटी से, कैसे हम अपने अंदर एक वो आत्मबल को बढ़ा दें कि हम वो नेगेटिविटी से कैच ही ना कर पाए, फ्रीक्वेंसी मैच ना हो। ग्रह ऊर्ध्वांग, अब ये ऊर्ध्वांग ईएनटी नहीं है हमारे यहां, सारा कुछ इंद्रिय, ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन, ये हेडक्वार्टर जो है, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, इसके लिए इतना जबरदस्त वर्क किया है न्यूरो साइंस पर। बिना कोई सर्जरी के न्यूरो लेवल पर यदि इतना आपकी मेमोरी डेटा को बढ़ा सकते थे आयुर्वेद के माध्यम से, वो हर्ब्स हैं कि आप हजारों लाखों श्लोक ऐसे ही याद कर सकते हैं। ऐसे ही आंख बंद करके आप पर्वत के उधर क्या हो रहा है ये देख सकते हैं। वो कहते हैं आत्मा मन समाधाय तिरस्कृत अपि दृष्टितः। तिरस्कृत का मतलब जो तिरस्कार, मतलब जो दिख नहीं रहा आपको आकार, वो भी दिखने लग जाए। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग। अब शल्य, सर्जरी। अरे अश्विनी कुमार ने तो दक्ष के सर को हटा करके जब काट दिया था रुद्र गणों ने, तो वहां पर घोड़े का, अश्व का सर लगाया था, और फिर वापस हटा के वापस लगाया था, है ना। तो सर्जरी थी। और ऐसी सर्जरीज, नॉन हीलिंग वुंड, अल्सर्स हम लोग ठीक कर देते हैं, पर हमारे यहां सर्जरी इज ए लास्ट रिसोर्ट। अभी क्या है, वेस्टर्न मेडिसिन में सर्जरी इज ए फर्स्ट चॉइस। भैया ऐसा तुम्हारा काम नहीं कर रहा है अंग, हटाओ इसको। हमारे यहां ये नहीं है। हमारे यहां अंतिम समय तक रिपेयर करो पंचकर्मा से। जब रिपेयर हो ही नहीं सकता है, तब उसको रिप्लेस करो। देखिए, ये हमारी और वेस्ट और ईस्ट की लड़ाई है। जब मैं जर्मनी पहली बार गया तो मैं देख रहा था कि वहां पे हर जगह रस्ते पर, धर्मेंद्र जी, अभिषेक जी, फर्नीचर रखा हुआ था रोड साइड। तो मैंने, जो मेरा मैनेजर था, जो मुझे पहली बार टॉक के लिए गया था, मैं तो लेके गया वहां पे।
तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या रखा हुआ है इतना बढ़िया सब फर्नीचर? बोले इसमें क्रैक आ गया तो इन्होंने बाहर रख दिया। जब मैंने इनोवा ली थी 2008 में तो थोड़ी सी भी उसमें सर्विस पे गए, अब साहब हम लोग तो डॉक्टर लोग, अब वो कहे कि साहब ये तो पूरा का पूरा पार्ट बदलेगा। बदल लेंगे। वहां से 6 महीने काम करा हुआ एक मैकेनिक जिसने जब अपनी दुकान गैराज खोला, भाई साहब उसने बोला कि 3 साल तक डॉक्टर साहब गाड़ी आराम से चलेगी, क्योंकि वो हमारी मानसिकता रफूगर वाली है। अब एक रफूगर आपको नहीं मिलेगा यूज एंड थ्रो, पहले रफूगर मिलते थे, आपको मोहब्बत थी अपने उस कपड़े की तो आप वो रफू करके देता था। रेनॉल्ड पेन आया तो उन्होंने कहा कि ये भारतीय लोग बड़े दिमाग वाले हैं साहब, ये रिप्लेस नहीं करते कुछ भी, ये रिपेयर करके चलाएंगे। तो उन्होंने यूज एंड थ्रो वाला पेन बनाया पहली बार रेनॉल्ड्स का। तो हमारे यहां रिप्लेस शरीर में भी नहीं, मेरी किडनी काम नहीं कर रही तो किडनी काम करवाओ, रिप्लेस नहीं करो। आप करनी है तो इट विल बी द लास्ट चॉइस। अब लीवर आराम से बोल देते हैं, ऐसे चॉकलेट लाने की बात कर रहे हो, लीवर लिया भाई रिप्लेस कर देंगे, कहाँ मिलेगा भाई ऐसे। अब देखिए क्या हो रहा है, वो ये शल्य जो हमारा शल्य है, सर्जरी है, वो इतना अद्भुत था। ये लोग कैटगट सूचर आप जानते होंगे, द मॉडर्न दे हैव अ कैटगट सूचर। क्या है वो? कैट का गट होता था, बिल्ली की आंत के धागों से वो सूचर करते थे। फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात थी। हमारे यहां सुश्रुत कहता है चीटे बड़े वाले जो चीटे होते थे ना, देखे होंगे अपने जो, उसमें बड़ा बढ़िया उसका वो होता है, वो लॉक सिस्टम होता है, वो काटता है जो बहुत कस के पकड़ लेता है। हाँ। तो वो क्या करते, सर्जरी के बाद में दोनों सरफेसेस जहां पे कटी हैं उनको उस चीटे से कटवा देते थे और उसका ऊपर का हिस्सा अलग, वो पकड़े रहते थे, वो हमेशा के लिए पकड़ा रहता था। एंड इट इज सेल्यूलोज, वो डिसॉल्व जाया करता था अंदर। हमारे यहां जब सर्जरी होती थी तो आप लोग तो जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी, भाई राजा का एक दंड था, नाक काट दो, और नाक कटा हमारे यहां ये सूप रखा के काल से चला आ रहा। तो उन्होंने उस समय पर माथे की स्किन के फ्लैप को नाक पर लगाते थे, एंड दैट वाज अवर प्लास्टिक सर्जरी। बच्चे के जन्म में आजकल आपने देखा होगा, सुना होगा कि बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के केसेस आ रहे हैं। क्या होता है कि फोर्सेप्स सर्जरी होती है, तो वो क्या होता है, जब बच्चा नहीं निकल रहा होता है तो वो उसको वो फोर्सेप लगा के उसे खींचते हैं और उससे ब्रेन उसका थोड़ा इफेक्ट होता है। हमारे यहाँ की स्ट्रेटेजी देखिए आप क्या थी उस समय पे, पीछे तक डालते थे वो सूत्र और इधर से निकालते थे और बच्चे को पीछे के बैक सपोर्ट दे करके पुल करते थे। कारण क्या, जो मां का जो प्रेशर है वो पीछे से नहीं लग पा रहा है तो वो बैक से करते थे। तो ये टेक्नोलॉजी, देखिए उनकी टेक्निक्स तो वही है, बेटर है आज से। इन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है, टेक्निक इनकी कमजोर है, वेस्ट की टेक्नोलॉजी बेहतर है, हमारी टेक्निक बेहतर है, टेक्नोलॉजी तो 1000 साल से करने नहीं दी गई। तो मैं यहीं पे एक सवाल पूछ लेता हूं कि हमारी टेक्निक को मार किसने डाला? हम लोगों ने, आयुर्वेद वालों ने, भारतीयों ने। आप कहते हैं कि आप देखिए, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर बता दूं, आज के समय में आप कहते हैं सनातनी सनातनी, हम सनातनी नहीं हैं, हम नाम से सनातनी हैं। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। हमारे यहां कभी भी घूंघट नहीं था, हमारे यहां स्त्रियां पीवट थी साहब घर की। घूंघट मुगलों ने लाया तो आ गया ना सनातनी। तो अब आप इन्फ्लुएंस्ड सनातनी है, मुगल इन्फ्लुएंस सनातनी है। अब एक आयुर्वेद का डॉक्टर जो है वो देता है, एक पेशेंट आया, बोला भैया हमको जो है कब्ज हो गई है, लैट्रीन नहीं हो रही है, पखाना साफ नहीं हो रहा है। वो एलोपैथी के पास जाएगा तो उसे वो क्रीमाफेन दे देगा, उसको पट 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 वो निकाल देगा वहीं का वहीं। हमारा आयुर्वेद वाला क्या करता है, वो भी त्रिफला देगा, भाई त्रिफला का भी काम है निकालने का, जबकि तब वो आयुर्वेदिक एलोपैथिक स्टाइल वाला हो गया। हमारा आयुर्वेद क्या कहता है कि भाई यदि आपके शरीर के अंदर कुछ भी गया, बॉडी इज ए पक्का बिजनेसमैन, इसका कोई इमोशन से लेना देना नहीं है। आपने यहां पेट में डाला, यदि उस खाने ने एसेंस सत्व शरीर को नहीं दिया, ये हड़ताल पे रोक लेता है गाड़ी ना, अब तुम बाहर नहीं जाओगे। अच्छा, हमें टैक्स दो, तुमने यहां से खाया, मुंह चलवाया, एंजाइम मेरे यूज करे और हमारे को तुमसे फायदा नहीं हो, तुम निकल जाओ बाहर ना। तो हम देते हैं खाना, अजीर्ण में अलसक हो जाता है,
जब अजीर्ण होता है, मतलब जीर्ण जब ना हो, पचे नहीं, पाचन ना तो हो। खाने को बोला है अलसक, आलसी होकर के वो खाना वहीं बैठ, उसे जाने ही नहीं देता है बॉडी। वो कहता नहीं जाने देंगे साहब, आपके अंदर जो बैठी आयु चेतना है वो नहीं जाने देती। वो कहती वाह वाह वाह, हमारे अंदर आ गया, कैसे चले जाए बिना कुछ दिए हमको? तुमने लिया क्यों? ऐसे ही आ गए क्या? टेस्ट के लिए आ गए थे क्या? ना, वो तो आपने गड़बड़ी करी है। बॉडी का तो रूल है, वो कहता है अन्नम ब्रह्मा, अन्न ब्रह्म है, रसो विष्णु, रस विष्णु नहीं मिला, भोक्ता देव महेश्वर, खाने वाला जो भोक्ता है वो आप नहीं, आपने तो रुचि के लिए खाया है, वो महेश्वर खा रहा है, शिव। और शिव जी कहते हैं भैया ये तो विष्णु जी तो मिले ही नहीं हमें, रस तो मिला ही नहीं। अब वो फंस गया वहां पे। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या करता है, वो चित्रकादिवटी अदरक नींबू के संग में, सेंधा नमक के संग में देगा। अब वो जो खाना पच गया, अब पचेगा तो ये बॉडी कहती है इसको रुको मत, अब इसको फौरन इसको यहां से हटाओ। रफा दफा करो। अब आप सोचिए, ये तो है आयुर्वेदिक वैद्य की सोच अंदर वाली। पर जो एलोपैथराइज्ड जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जो आजकल वाला है, वो तो उसका देखो, उसका तो मोटा मोटा है, सिम्टम आया फंसा निकाल, हार्ट में ब्लॉक हो गया है भैया, ब्लॉक कुछ खुले बोलेगा नहीं, पैर से निकालो, वेन लगाओ यहाँ पे, शंट खत्म। इंसुलिन नहीं पैदा हो रही है, ले भैया बाहर से लेके डाल दे। अब आपका गेट कीपर काम नहीं करता, 10% तो काम कर रहा था बेचारा। आपने क्या सोचा, उसको ठीक करने की बजाय आप एक और गेट कीपर ले आए, बैठा दिया आपने वहां पे। अब वो इंसुलिन एक्स्ट्रा ले आए आप। अब समझ रहे हैं मेरी एनालॉजी? समझिए। अब वो जो 10% काम कर रहा था वो भी कर दिया उसने बंद। किडनी बंद हो गई, नेफ्रोसिस हो गई, आपने कह दिया, डिक्लेयर कर दिया ब्रह्मा बन के, नेफ्रोसिस कैन नॉट बी रिवर्स, भैया किडनी रिप्लेस कर, बाहर से दूसरी लगा। तो वो रिप्लेस थियरी का जो उनका जो सिस्टम है, वो उनका सिस्टम है भाई। उनका साइंटिस्ट वही काम करेगा जो वहां की कल्चर में वो पैदा हुआ। उनकी कल्चर रिप्लेसमेंट की, विवाह में भी है। अब पति पत्नी में गड़बड़ हो गया, रिप्लेस कर। बिजनेस यदि ठीक नहीं चल रहा है तो वो उसका तो 3W तो वेस्ट में हमेशा चेंज होते रहते हैं, वर्ल्ड, वेदर, वर्क और वाइफ, ये टिकते ही नहीं है। 3W ये टिकते नहीं है। बहुत अच्छा नाम ये दिया अच्छा आपने। दिया आपने। वेदर, वर्क और वाइफ चेंज होती है वहां आदमियों के लिए। मैं स्त्रियों को दोष नहीं दूंगा। हाँ, हमारे यहां साहब रिपेयर कर, वर्क को रिपेयर कर। आप अपनी दुकान एक बार खोल लिया है, आपका ये पॉडकास्ट वाला जो चैनल आप चला रहे हो, हाँ। मैं इससे इतना प्रभावित हुआ कि मैं उडुपी से यहां पे आ गया, कारण ये सत्य है। बिल्कुल सत्य। आप वो चीजें ले रहे हैं जो वास्तव में समाज में आज की नीड है, ये और वो विलुप्त हो चुका है। विलुप्त हो रहा है। आप जागरूकता करा रहे हैं उन चीजों को। जब मीडिया का पतन अपने रूप में पतन चरम पर हो, अब आप सोचिए, पतन भी ऊंचाई पे चला गया। जब पतन ऊंचाई पे चला जाएगा तब कोई तो हो जो आवाज उठाए। बिल्कुल। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वेस्ट का जब तक प्रभाव, अब वेस्ट का प्रभाव मीडिया पे पड़ गया। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, ये काम हम मतलब छोड़ो, साइड में करो, बिजनेस की बात करो, क्या रिप्लेस करना है। बोले फायदा हो रहा है तो इंसान को भी रिप्लेस कर दो, फायदा हो रहा है तो सिद्धांत को भी रिप्लेस कर दो, फायदा हो रहा है तो मोशन पास कराओ भाई। बस ये आया, इसने कहा भाई कब्ज हुई। अब इसका दुष्परिणाम क्या होगा? आपने अपनी आत्मा के खिलाफ, वो कहती है भैया रस नहीं मिला, रस दे दे, हम खाने को बाहर खुद ही निकाल देंगे। निर्दयता है वेस्टर्न लाइफस्टाइल में। उसको इससे मतलब ही नहीं आपके शरीर पर क्या होगा। फिर कैंसर होगा। अब आप कहेंगे कि नहीं एलोपैथी से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे साहब, साइड इफेक्टों का तो झड़ी लगी हुई है वहां पे। दर्द हो रहा है साहब, इसको 10 साल खाएगा पेन किलर, क्विक फिक्स हो जाए बस, अभी इस वक्त क्विक फिक्स कर दो इसका। अब व्यक्ति भी बड़ा खुश। अब उस पर देखिए, उनकी गलती नहीं है, आप उनको अप्रिशिएट करिए वेस्ट को। उन्होंने अपने मार्केट के लिए उन्होंने पहले सोचा कि क्या चीज ऐसी पैदा करी जाए जो आदमी को वाह कर दे। चमत्कार को नमस्कार। साहब आप कहते हैं कि ये चमत्कार को नमस्कार, ये जो वो क्या होता है, वो मैजिक एक्ट, ये टैबलेट रेमेडी, मैजिकल रेमेडीज, टैबलेट, पेन किलर दे करके जो दर्द को भगाना है, मैजिकल एक्ट के अंदर में ये केस होना चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं कि बीमारी को आप ठीक कर रहे हैं। आप पेशेंट के संग में धोखा हो रहा है, क्योंकि उसको वो दर्द उसके शरीर का, भगवान उसकी प्रकृति का नियम है कि भाई घुटने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है गाड़ी रोक दे अब,
गाड़ी गर्म हो गई साहब, सायरन बज गया, अब इसको पहले रिपेयर कर तब आगे चलो। आपने क्या किया कि उसको खुश करने के लिए, उसको चमत्कार को नमस्कार करने के लिए, उसको अपने में फांसने के लिए आपने पेन किलर दे दिया उसको। वो 12 घंटे 6 घंटे उसको आराम मिल गया, वो फिर खा रहा है। जब वो 1 साल खाने के बाद में जब उसने पूरा दर्द पता नहीं पड़ा, चलता रहा, अब घिस गया पैर, अब कह रहे हो ऑपरेशन करो। आप सोचिए कि कितना बड़ा धोखा हो रहा है और कोई कुछ भी बोलने वाला नहीं। आयुर्वेद की पुस्तक में क्लियर कट लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को अतिसार हो जाए, लूज मोशन हो जाए, तो उसको सिर्फ संज्ञा सिद्धांत तक रोको मत। मतलब यदि अनकॉन्शियसनेस की परिस्थिति आने वाली हो तो ही डॉट लगाना, सील लगाना, मतलब लोपरामाइड जो देते हैं ये लोग। मतलब वरना अगर हो रहा है तो होते रहने दो। टॉक्सिन आ गए, वो शरीर की प्रकृति का नियम है, गंदगी निकाल, क्लीनिंग हो रही है, विष पहुंचा है, बॉडी बहुत बड़ी डॉक्टर है साहब, वो गंदगी नहीं रखेगी। न गंदे विचार, न गंदी सोच, न गंदा भोजन, न विष। आपने क्या किया कि उसको टेंशन हो रहा है कि मैं घबराहट में, आपने उसको दे दी बंद करने की दवा। आयुर्वेद वाला भी वही हो गया है भाई। हम तो कहते हैं मौलाना सनातनी, वैसे ही ये घूंघट पर करा रहे हो अपनी बिटिया को आप। हमारा जो समाज था, वात्स्यायन का समाज, उसके अंदर लड़की वाले, देखिए जो वेस्ट की कल्चर है वहां पर लड़की वाला चाहता है कि लड़का मिल जाए मेरी लड़की को बेचारा। हमारे यहाँ तो लक्ष्मी है, लड़का वाला चाहता है भैया हमारे घर में अच्छी लक्ष्मी आ जाए। उल्टा है, आज आपके सारे सिद्धांत बदल गए, नाम आपने बचा लिया वो बात अलग है। बचाना, आप कह रहे हैं आयुर्वेद पे अटैक हुआ है, मैं कहता हूं कि भारतीयता ही पूरी तरीके से खत्म हो चुकी। देखिए खत्म तो ये नहीं होगी, मैं नहीं, आप जैसी विभूतियां अगर चाहेंगी तो बिल्कुल नहीं खत्म होगी और खत्म होने नहीं देना चाहिए। प्रकृति कोई ना कोई व्यक्ति को यहाँ पे निमित्त बना करके, चाहे शंकराचार्य को, चाहे मध्वाचार्य, किसी न किसी को डालेगी, क्योंकि ये प्रकृति से संबंधित जीवन है। तुम कितना भी मुद्दतें लाख चाहे, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति से बड़ी ताकत कोई नहीं। 2 कल्चर हैं वर्ल्ड की, एक है मैं अभी जो आपको बता रहा था बाहर, एक है ड्राईलैंड कल्चर और दूसरी है वेटलैंड कल्चर। वेटलैंड कल्चर जो है वो देखता है हर जगह उग रही है चीजें, तो वो कहता है यहीं पर तो भगवान है। अब ड्राईलैंड में जहां पर कुछ नहीं उग रहा है, अरब में या यूरोप में, तो वो कहता है यार कुछ तो है ही नहीं, तो भगवान कहीं आसमान में होगा। दोनों गलत नहीं है, परिस्थितियां उनकी ऐसी हैं। तो वो ड्राईलैंड वाला, अब इसमें क्या उसको गलत बोलना, क्या इसको सही बोलना, दोनों अच्छे हैं। लेकिन मार्स तक हुआ है भाई साहब, कहीं पर भी कोई सब स्टेशन नहीं मिला, वो अलग बात है। देखिए हमारे यहां मृत्यु तक को स्टडी किया गया, इतना स्टडी है, वो कहते हैं कि मृत्यु कभी भी, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटल मृत्यु को छोड़ दो, इन नॉर्मल रूटीन मृत्यु बिना सूचना दिए नहीं आ सकती। यथा पुष्प विने न फलम, बिना फूल के फल नहीं हो सकता। यथा बिना मेघे न वर्षा, बिना मेघ के, बिना बादल के बरसात नहीं होगी। बरसात है, आपको पहले नोटिस देती है बरसात आने वाली बारिश, भैया अंदर आ जाओ जुकाम हो जाएगा। वैसे ही मृत्यु कभी भी बिना सूचना दिए नहीं आती है। आयुर्वेद वैद्य को मृत्यु के सूचक सिम्टम्स की पूरी जानकारी कराई जाती थी। आप उनकी एडवांसनेस के बारे में सोचिए। लेकिन मेरा डॉक्टर साहब ये सवाल है, हम इतने इस चीज को लेकर के इतना संभ्रांत है, ये आयुर्वेद जो कि वेद का हिस्सा है, आप कह रहे हैं कि मृत्यु तक का आभास हो जाता है जो वैद्य होता है, उसके बाद भी ये चीज़ विलुप्त हो गई और आज दूसरी चीज़ें हावी हो गई। इसका मेन एक कारण क्या रहा कि हम इतनी संभ्रांत चीज़ों को छोड़ करके हम एक छिछली चीज़ों के पीछे भाग गए, एलोपैथी के पीछे? देखिए, डिमांड और सप्लाई का एक सिद्धांत है, और ये लौकिक सिद्धांत है कि जिस चीज़ की डिमांड होगी उसकी सप्लाई होगी। जब डिमांड बदल दी जाए तो सप्लाई तो बदलेगी, बिल्कुल, है ना। तो देखिए वेस्ट, मैं वही कह रहा हूं, वेस्ट ने 1000 साल तक जब मुगल हमारे संग रहे, हमारा कुछ नुकसान नहीं किया उन्होंने।
आपकी रामचरितमानस उसी टाइम पे लिखी गई, कृष्ण का आंदोलन पूरा उसी टाइम पर हुआ, रामानुजाचार्य उस समय पर आए, मध्वाचार्य आए, चैतन्य महाप्रभु आए, वल्लभाचार्य आए, मुसलमानों ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया। मैं फिर बता रहा हूं आपको, वो बात अलग है कि हमारे और उनके बीच में कल्चरल संघर्ष चला, फिर उनको पता पड़ा भाई इनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि इनके पास में प्रेम भी है और शक्ति भी है और शास्त्र भी है और शस्त्र भी है, इनसे तो सिनर्जी हमारे बीच में आई है। ब्रिटिश ने जो हमारा नुकसान किया है वो बहुत बहुत प्लान्ड हुआ है। मुगल ने तो आपकी आयुर्वेद की और सारी वास्तु की, ज्योतिष की, धर्मशास्त्र की पुस्तकें जलाई हैं। बख्तियार खिलजी को जब बीमार हुआ था वो, तो वैद्य राज से ने बोला कि हम आपको दवाई देंगे, बोला नहीं, ये तो हमारे मजहब के खिलाफ खिलाफ है, हराम है। तो उसने बोला ठीक है, तुम किताब पढ़ते हो अपनी, बस तुम वो किताब पढ़ना। उसने उनकी जो होली बुक थी, उसमें जो भी बुक थी वो, उसमें उसने दवाई का लेप लगाया था। बस वो ऐसे करके उसकी आदत थी, या वो जो भी कुछ उसको छुआ, मेडिसिन का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि उसके टच से एब्जॉर्ब होती है मेडिसिन, नेल्स सबसे इन्फेक्शन जाता है ना, नैनो मेडिसिन है हमारे यहाँ, रसशास्त्र, एल्केमी, और वो ठीक हो गया। उसने वैद्य जी को बुलाया, बोले क्या किया तुमने? बोले ठीक हो गया, कुछ मंत्र किया? बोले नहीं, हम मंत्र नहीं करे, हमारी औषधि आपकी किताब में थी। बोला ये इतने ताकतवर है तो मैं अपने धर्म का प्रचार यहाँ पे नहीं करूंगा, कर नहीं पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगा, ये तो बहुत एडवांस्ड है। तो उसने कहा जलाओ इनकी सारी किताबें। ये चंगेज खान से सीखा था। चंगेज खान 1,06,00,000 करीब 16 मिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन में आज भी चंगेज खान की डीएनए है। ये पढ़ा मैंने। मतलब वो प्रतिदिन जो है वो 10 स्त्रियों के संग में संभोग करके संतान उत्पत्ति करता था। और इसीलिए स्त्रियां जो है घूंघट करने लगी ताकि हम चेहरा छिपा के रखें। हमारी मजबूरियां थी भाई, अब तो मजबूरी खत्म हो गई। एक पंडित जी थे, वो स्वामी जी कथा कहते थे, बिल्ली आती थी बीच में, तो उन्होंने कहा बिल्ली बेचारी आती है, वो पूंछ सबको लगाती है, वो सब लोग इधर उधर देखते हैं, बोले बिल्ली बांध दे भाई। तो रोज बिल्ली बनती थी और पंडित जी महाराज, स्वामी जी कथा कहते थे। अब स्वामी जी एक दिन चले गए ऊपर, जब उनके उत्तराधिकारी बैठे, बोले बिल्ली लाओ। जरूरत नहीं तो ऐसे करके अब उस समय पर घूंघट चाहिए था, अब क्यों चाहिए भैया? उस समय पर ये वर्जिन कंसेप्ट के चक्कर में हमारी बच्चियों को ले जाते थे, जो राजा वगैरह थे। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है भैया, बाल विवाह कर दो। अब बच्चे की शादी करोगे तो 16 साल तक, अब 8 साल की है तो 16 साल तक होते होते उसको 8 साल है, तो 8 साल का उसका खाना पीना पढ़ाई का खर्चा वो दहेज हो गया था। अब भैया अब तुम शादी कर रहे हो 18, 19, 20, अब क्या दहेज दे रहे हो? तो वो जो समस्याएं डेवलप हुई उस देश काल परिस्थिति के कारण, जो उस कालघट्ट में जो हमारी जो परिस्थितियां थी, अब तो बदल गई। जो उनको बदलो आप, खैर वो सब बदलेगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो यही है कि आज की जो परिस्थिति है उसके दोषी डिमांड चेंज करी गई। जब डिमांड जो है वो क्विक फिक्स हो गई और सारे लोगों को जॉब बेस कर दिया गया। देखिए, स्वस्थ और मरणांत के बीच में एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि व्यक्ति अपने आप को मरणासन्न भी नहीं कह सकता, लेकिन स्वस्थ भी नहीं कह सकता। अब स्वस्थ तो है सिर्फ 1% या 2%, मरणासन्न है 10%, बाकी इसी रेंज में आते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद ने सबसे ज्यादा काम किया है बीच वाले हिस्से पे। उन्होंने क्या किया है कि वेलनेस पर ध्यान दिया है, क्लिनिकल वेलनेस पर ध्यान दिया है, और उन्होंने इमरजेंसी पर ध्यान दिया। इमरजेंसी, देखिए बात मैं बताऊं, इमरजेंसी मेडिसिन राजाश्रय के बिना नहीं चलती। क्लिनिकल वेलनेस और वेलनेस समाज चलाता है। फिर समझ लेना आप बात को, क्योंकि स्वस्थ रहना समाज के लोगों की जिम्मेदारी, लेकिन मृत्यु से बचाना राजा की जिम्मेदारी होती है। इसलिए मृत्यु चाहे शत्रु के आक्रमण से हो या रोग से हो, ज्योतिष में छठे खाने को ही शत्रु और रोग दोनों के लिए कहा गया है। तो राजा को शत्रु और रोग दोनों में, रोग कौन सा?
शत्रु वो वाला नहीं जो चुपचाप बैठे वाला मीठा वाला शत्रु है, वो तो समाज ठीक करेगा। पर वो शत्रु जो मार दे या वो रोग जो मार दे, वो राजाश्रय के अंडर में चलता है। इमरजेंसी मेडिसिन हमारी जो थी वो उस समय के जो हमारे भारतीय राजा थे वो चलाते थे। जब ब्रिटिशर्स राजा बने तो उन्होंने अपनी इमरजेंसी मेडिसिन थोप दी। भाई जब जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई, इमरजेंसी कंडीशन थी, वैद्यराज थे वहां पे, रावण के वैद्य सुषेण, हाँ। भाई सुषेण जी थे, भेजा सीधा, भेजा किसने? हनुमान जी को। हनुमान जी से भी ज्यादा आगे कौन था? वैद्य ने बोला, भाई सुषेण, हाँ। बोला देखो ऐसा है, इसके लिए इमरजेंसी मेडिसिन यहां नहीं है, हम लोग आ गए हैं इसमें पे बहुत दूर वहां से, वो सीधे जाओ वहां पे। हनुमान जी फिर भी ढूंढ नहीं पाए, हाँ। पूरी पहाड़ उठा के ले आए, पूरा पहाड़ उठा लाए। हाँ। आप सोचिए कि वैद्यराज की जो पकड़ थी इमरजेंसी मेडिसिन पर, लेकिन इमरजेंसी मेडिसिन हमेशा राजा अपने कंट्रोल में रखता है। अब क्या हो गया है, अब वो आईएमए के कंट्रोल में है इमरजेंसी मेडिसिन, और आईएमए तो एक नॉर्मल एक वो है, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन थी, उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो गए तो उन्होंने आईएमए कर दिया, लेकिन है वो कंट्रोल में किसके? वो वहीं से वही सोच की जो बात आप कर रहे हैं। अब देखिए हमारे जो एलोपैथी डॉक्टर है वो बहुत अच्छे हैं, वो हमारे भाई हैं। उन्होंने क्या किया कि एक काम करो गुरु, एजुकेशन शुरू करो पहले इनकी, फ्रॉम द पीपल फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल पकड़ो, और इन्हीं को दवा देने के लिए एजेंट, वो डॉक्टर को उन्होंने रेडी किया, उसको एंटीरियर बोन, पोस्टीरियर बोन, लैटरल, मीडियल, इतनी चीजें पढ़ाई जिसका कोई भी क्लिनिकल से कोई लेना देना नहीं है। और हर 5 साल में वो थियरी बदल देते हैं, ओल्ड थियरी डिस्कार्ड, न्यू थियरी अराइव। वो बेचारा क्या हुआ, जब वो बाहर आता है वो डॉक्टर, अब उसको स्नॉब से जोड़ दिया, सोसाइटी की ये जो एक वो है स्टेटस जोड़ा। अब देखिए रशिया में यही एमबीबीएस की डिग्री 30 लाख की है, आयुर्वेद की डिग्री यहां पर 25 लाख की, 25-30, साउथ में 30 की। चाइना में यही एलोपैथिक डिग्री 28 लाख की, यही एमबीबीएस। यूक्रेन में 18 लाख की, क्योंकि जहां पर जमीन और बिल्डिंग का रेट और सैलरी जितनी कम होगी, रेट उसी हिसाब से वैरी करेगा। क्या करते, क्या पढ़ाते ही तो हैं भाई एमबीबीएस में, किताब से तो पढ़ा रहे हैं, टीचर ही तो पढ़ा रहे हैं, कोई क्या कौन सा कोई मंत्र कुछ एक्स्ट्रा करा रहे हैं क्या 5 साल में? अंग्रेजी में तो पढ़ा रहे हैं भाई। अमेरिका में रेट, लैंड का रेट ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है, तो उन्होंने उस डिग्री की कीमत 1,25,00,000 रखी है, 1.25 करोड़ रुपए। 1.25 करोड़। इंडिया में 1.5 करोड़ से कम है ही नहीं। अब आप ये बताइए, क्या हमारी जो डॉलर की जो रेटिंग है क्या अमेरिका जैसी है? नहीं है। लेकिन यहां पे डिग्री इतनी कॉस्टली है प्राइवेट कॉलेजेस में। देखो साहब ऐसा है, जो भी हमारे यहाँ अपर मिडिल क्लास वाला व्यक्ति है वो ये चाहता है हमारा लड़का डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए साहब, बाबू कोट वोट वाला बढ़िया मजेदार, मतलब अंग्रेजियत आ जाए साहब। इसीलिए उन्होंने सारी हमारे यहाँ जो पढ़ाई है वो अंग्रेजी में होती है एलोपैथी की। रशिया में एक भी इंग्लिश वर्ड नहीं है बीमारी का। आप बोलते रहिए वो क्या बोलते हैं आप उसे, वो पीसीओडी और वो कुछ नहीं, उनके अपने रशियन वर्ड है। मैं तो रशिया में मेरा सेंटर है। अच्छा, आपको सेंटर? हाँ। चाइना में वो चाइनीज लैंग्वेज में बात करते हैं बीमारी के, हम सिर्फ हैं वो, अच्छा उसको अंग्रेजियत क्योंकि ब्रिटिश की टाइम से चली आ रही है साहब, बाबू सिस्टम, तो डॉक्टर साहब बड़े बढ़िया हो गए, तो उसकी दहेज बड़ी ज़्यादा हो जाता है, सोसाइटी में वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब वो जब आके जब बेचारा बैठता है 1.5 करोड़ की डिग्री और 50 लाख का और खर्च, साहब 2 से 2.5 करोड़ का खर्चा करने के बाद में, अब आप खुद बताइए उस बेचारे की हालत क्या है। वो पहले लोन चुकाए, पैसा कमाए, या आपके संग में समाज सेवा करे? नहीं कर सकता वो। मतलब आप मजबूर कर दे रहे हैं उसको। आप देखिए ना उसकी डिमांड क्या है। उसकी डिमांड है भैया इसको क्विक फिक्स में ला, इसको पैसा कमा, सप्लाई वही होगी। आप गांव में चले गए, आप हिंदी वाले हो गए, आप देसी हो गए, आप बताते हो अदरक और मूली और दाल, हम तो ताल ठोक के बोलेंगे साहब हम वही करेंगे। अंत में जीतेगा वही। कर लो, डिमांड पैदा कर लो क्विक फिक्स की, अंत में आएगा तो वो घूम फिर के हमारे पास ही। लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम खुद अंग्रेजियत में फंसे हुए। मैं यही पूछने वाला था आपसे
कि अब कोई आयुर्वेदाचार्य या वैद्य बनना नहीं चाह रहा। हम लोग छोटे थे तो कई बार सुनते थे माँ बाप की फलाने वैद्य हैं जो नाड़ी देख के बता देते हैं अब वो क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, और उसी से दवा दे देते हैं। अब कोई आज के जनरेशन में ऐसा है नहीं जो वैद्य बनना चाहे। ये भी एक बहुत बड़ी मुझे लगता है वजह हो गई है मैं तो ये कहता हूं यही एक तरह से ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो गई है धर्मेंद्र जी। अच्छा। मैनेजमेंट की दो थियरी हैं, ये लॉ ऑफ नेचर है। एक है रेड ओशन थियरी और एक है ब्लू ओशन थियरी। रेड ओशन थियरी का मतलब होता है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। खा रही है। बड़ी दुकान छोटी दुकान में, वो है ना, बड़ा मेडिकल स्टोर छोटा मेडिकल स्टोर, मार्केट बड़ी कपड़े की दुकान छोटी कपड़े की दुकान, बड़ा टफ कंपटीशन है। तो लाल है समुद्र, युद्ध है। ये सारा एलोपैथी का जगत रेड ओशन है। आयुर्वेद का है ब्लू ओशन। कुछ मछलियां हैं साहब, बढ़िया काम कर रही हैं और वो बढ़िया करियर बना रही हैं। एक एलोपैथी वजह से ज्यादा अच्छा काम मैं कर रहा हूं। जो सारे यहाँ के पैसे धन्ना सेठ और पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं अमेरिका ट्रीटमेंट कराने, देखो साहब, गांव का जाता है कस्बे में, कस्बे वाला जाता है शहर में, शहर वाला जाता है राजधानी में, और राजधानी वाला जाता है स्टेट की राजधानी वाला दिल्ली में, एम्स में। और दिल्ली और ये इनके पास ज्यादा पैसा आ गया तो सीधा विदेश। और विदेशी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने उल्टा आ रहे हैं। ये विडंबना क्यों है? मैं आपसे अगला सवाल सिर्फ सीधा कर रहा हूँ, बहुत सीधा। क्या आयुर्वेद एलोपैथी से बेहतर है? मैं ये कहना चाहता हूं कि कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। मतलब आप बेहतर बता रहे हैं? दोनों चीजें अलग हैं, क्योंकि दोनों चीजें हेल्थ को ठीक कर रही हैं, पर दोनों की जो अप्रोच, एक की अप्रोच है क्विक फिक्स, ये निकाल काट लगा, और इसमें बिजनेस जुड़ा हुआ है, मैन मेड है वो। एक नेचर मेड है और क्विक फिक्स के सिद्धांत को मानती नहीं है। वो कहती तो पेन हो रहा है, वो कहता वायु को ठीक कर, पहले वायु ठीक होगी पेन ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा अजीर्ण ठीक कर, कब्जियत ठीक हो जाएगी। दो चीजों को कंपेयर तब करोगे ना जिनके सिद्धांत एक हो भाई। चीज यदि एक एरिया में काम कर रही है तो वो एक नहीं हो सकती, दोनों चाहिए। हम इस 21वीं शताब्दी के आयुर्वेदिक वैद्य हैं। मैं कहता हूं कि क्विक फिक्स है तो जाओ एलोपैथी के पास में, मैं नहीं रोकता। हमारे उस जमाने में क्विक फिक्स साइकोलॉजी थी, पर वो क्या थी? हमारे यहां अफीम की अहिफेन आसव था, अहिफेन की औषधि, विजया मांग की दवाइयां थी। अब ये क्लिनिकल marijuana लिया है लाइसेंस लेकर के, राजाश्रय में है ना वो। अफीम की दवाएं, ओपियोड, सब ये जितने भी आते हैं सब सरकार के सारे एलोपैथी कंट्रोल में। आयुर्वेद वालों के पर काट दिए। पहले जो थे हमारे दादाजी गुल्लू गोसाई, हमारे बाबा जी के जो बाबा थे फर्रुखाबाद में, वो ऐसे वैद्य थे जो मरे हुए व्यक्ति की जीभ में पोटली लगाते थे। वो एक पत्थर में घिसते जिसमें वो सोना करा जाता है, और जीभ में डालते थे सबलिंगुअल। मरा हुआ इंसान यदि 1 घंटे के, एक मुहूर्त, 1 घंटा नहीं, 48 मिनट के अंदर मरा हुआ है तो बैठ जाता था। पूछ लेते थे कि भैया कहाँ पैसा गड़ा हुआ है, यदि विल नहीं हुई तो अच्छा, वो 5, 6, 10, 15 मिनट के बाद फिर वो जाता था। अच्छा, ऐसा होता था? अरे खूब। ये तो हमारे दादाजी ने हमको ये विद्या दी है, हमारे पास में ये विद्या। मरे हुए को जीवित कर देना थोड़ी देर लेकिन के लिए। हाँ, 1 मुहूर्त के अंदर हो तो, मतलब शरीर में अभी भी वायु है, वायु बाहर गई अंदर ला सकते हैं आप। अरे ये एल्केमिक पावर्स नहीं है साहब, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। 200 साल अहेड है हम लोग। कंपेयर नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं बेहतर है? नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे। आप कुछ मामलों में आप बेहतर हैं, कुछ मामलों में एलोपैथी बेहतर है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के मामले में वो हमसे बेहतर है, टेक्निक में हम बेहतर हैं। डॉक्टर साहब अच्छी चीज़ें देना शुरू करते हैं। हाँ, आयुर्वेद में पंचकर्म क्या है? इसके लिए आयुर्वेद के जानकार की ज़रूरत होती है या कोई भी आयुर्वेद में कर सकता है? क्योंकि सुनते हैं पंचकर्म जो होता है वो अंतिम विधा होती है आयुर्वेद की। प्रथम विधा है। प्रथम विधा है। यदि आपको शरीर को, आप रोज करते हैं पंचकर्म, सुबह शरीर के अंदर के दोषों का निर्हरण करना ही, शुद्धि करना ही पंचकर्म है। ठीक है। अच्छा। आपको यदि रसायन लेना है, बुढ़ापा नहीं आने देना है, तो पहले बॉडी साफ करो, कपड़ा पहले साफ करो, फिर उस पर रंग चढ़ाओ। अब कपड़े में धूल घुसी हुई है सब पोर्स में, दाग लगे, रंग चढ़ा दिया उसके ऊपर, तो कहीं पे कर रहा होगा कलर, कहीं पे कलर हल्का हो जाएगा। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे कर दिया तो वो कलर मिट्टी से में छूट जाएगा। तो
पंचकर्म जो है वो हमारे यहाँ प्रप्रथम है। जैसे मैं क्या करता हूँ, स्किन डिजीज का कोई केस आ जाए तो पहले उसको वोमिटिंग करवाता हूँ दवाइयों से। ठीक है। वो पंचकर्म का वमन कर्म है। 5 कर्म है। देखो सीधी सी बात है, हम बॉडी को कट नहीं करते, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बॉडी के नेचुरल जो ऑरिफाइसेस हैं, नवद्वारपुरी है साहब ये। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के नॉस्ट्रिल्स और 1 मुंह, 7 ऊपर है, अधोमार्ग में 2 है, मलमार्ग और 1 मूत्र मार्ग। ये नवद्वारपुरी का ही हम प्रयोग करते हैं दोषों को दूर करने निकालने में। अब भाई साइनस वगैरह हो रहा है तो हम नाक में सोंठ और दूध की दवा देके झटक निकाल देते हैं। आंख में तकलीफ हो रही है, कान में हो रही है, हमने कहा स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने पहले पेट के अंदर की सारे विष को निकालो, तो हम दवाई दे करके सब निकालते फिर दवाई देते हैं। हमें पता पड़ जाए कि भाई इसको जो है वो ब्रेन में और शरीर के अंदर नसों में प्रॉब्लम हो रही है, पित्त बढ़ गया, हम विरेचन दे देते हैं। हमें पता पड़ गया है भाई कि इस व्यक्ति की जो है वो नसें सब कमजोर हो गई हैं, ताकत चाहिए, हम बस्ती देते हैं, एनिमा देते हैं गुदमार्ग से। हमें पता पड़ गया कि भाई इसके रक्त में बहुत गंदगी है, हम लीच लगा देते हैं या ब्लड को निकाल देते हैं। जोंक जो होती है। जोंक जो होती है। ये पंचकर्मों में 5 कर्म हैं। देखिए, अच्छा। वमन, उल्टी करके निकालना, मैं यही जानना चाह रहा था। विरेचन जो मल मार्ग से सब गंदगी निकाल देना, लीवर बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। एसजीपीटी, एसजीओटी हम पहले अपनी ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट, इसलिए नहीं कि मुझे विश्वास करते हैं, लेकिन लोग विश्वास करते हैं। हाँ, लोगों को बताना है ना रिपोर्ट्स में क्या बदलाव आया। बदलाव आया। अब विरेचन होने के बाद में 7 दिन तक उसको वेट कराते हैं, फिर उसको ले रिपोर्ट दोबारा कराओ, दोनों रिपोर्ट वो कहता है तो ठीक हो गया मेरा कोलेस्ट्रॉल। 180 डिग्री बदल जाती है 7 दिन में ठीक हो गया। 7 दिन में जल कट गई, लीवर के अंदर से चीजें निकल गई, आदमी ठीक है। डायबिटीज है भाई, एक बार शोधन हो जाए उसके बाद में आप वो रोज सुबह 40 मिनट वॉक करें सुबह और शाम को करे, और खूब टेंशन करे और खूब मीठा खाए। मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है, आप खूब मीठा खाए और खूब मस्ती से रहे, तनाव भी लें। तनाव भी हम बने ही है साहब। तनाव जो देखो, आप जाओ डॉक्टर के पास में, वो कहता है टेंशन मत लो। हाँ, साहब खुद तो टेंशन ले रहा है। कहना बहुत आसान, संभव नहीं है। संभव नहीं है साहब। आप में दम है तो आप वो करिए कि उसके अंदर टेंशन को पचाने की ताकत बढ़ा दीजिए। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कैसे समझ होगा गए। वो? कैसे होगा? अब यही है शोधन। जहां बॉडी क्लीन करी आपने, विरेचन किया, लीवर पे जो लोड था वो टॉक्सिन का, वो खत्म हुआ, अब इसकी कैपेसिटी बढ़ी। नर्व्स की जो प्रेशर था वो कम हो गया। भाई बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होगा तो नर्वस सिस्टम स्पैज्म में रहता, टेंशन नहीं ले सकता वो व्यक्ति जो स्पैज्म में है। आप किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा हो और जाओ उसकी पीठ पे झाड़ से मार के बात करो, गरिया आएगा बहुत जोर से, हमारी भाषा में बोले तो सही बात है, बिल्कुल गाली देगा। पहले तनाव में आदमी जीवन के जो परेशान है। हाँ। और यदि बुखार उखार नहीं हो, आप आए बोले डॉक्टर साहब कैसे हैं, हम कहे अरे भैया बहुत बढ़िया, आओ बैठो, चाय पियो, कॉफी पियोगे, और बुखार में हमने मार दिया, ना चाय पूछेगा ना कॉफी, बोले जाओ तुम। हाँ, बिल्कुल सही। तो देखिए, बॉडी का, शरीर का और मन को अलग कर दिया इन लोगों ने। ऐसी साहब दुर्भाग्य है। साइकेट्री को छोड़ दो, साइकोलॉजी तो इनकी, वेस्टर्न साइकोलॉजी तो 15 साल की बच्ची है। अब ऑनलाइन है, इंटरनेट पे सब कुछ, अब तो थी ही नहीं कभी। अच्छा, इसीलिए आयुर्वेद मन, शरीर हाँ, और विचार दोनों पर, साइकोसोमैटिक। हाँ, दोनों पर काम करने की बात करता है। आप सोचो, आपने कर दिया कि ये व्यक्ति जो है मेंटल पेशेंट है, तो उसको बॉडी के सिम्टम नहीं होंगे क्या? ऑब्वियसली होंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक करने का मनी नहीं है, 2 करोड़ की डिग्री है भाई। उसका काम है क्विक फिक्स कर दे। इस समय ये जो बहरा रहा है, माइंड चिल्ला रहा है या रो रहा है, ये थोड़ा सा डिप्रेशन है तो रो रहा है, और एंजाइटी हो गई है तो चिल्ला रहा है, शांत कर दिया। आप बहुत डॉक्टर साहब बड़े बढ़िया, करा क्या तुम्हारे संग में? अच्छा, कुछ नहीं किया। तो आज का आयुर्वेद कट नहीं करता, जैसा आप बोल रहे थे अभी? नहीं, कट भी करता है जी। पंचकर्मा जो है वो नॉन इन्वेजिव रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स है। जीसस क्राइस्ट की बड़ी अच्छी एक लाइन है, हेट द सिन नॉट द सिनर। जो गांधी जी भी कहते थे, गांधी जी भी कहते हैं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से नहीं। लीवर्स को मत काटो भाई, लीवर के अंदर के पापी को निकाल दो ना।
दोष निर्हरण वमन से किया, दूसरा विरेचन से किया, 2 हो गए। तीसरा नस्य, ये बहुत बड़ा काम है ऊपर का। नासा ही शिरसो द्वारम, नाक सर का द्वार है, गेटवे ऑफ इंडिया है ये, गेटवे ऑफ हेड। इसका जो दुरुपयोग है इसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा। लोग जितना आपको ब्रश करना है ना, उतनी आपको नाक साफ करनी चाहिए। बताने वाले नहीं है, कोई टेंशन नहीं करिए, जितनों को बता लो। प्रकृति ने शायद यही सोचा हो कि आराम से हमने सब कुछ तुम्हें दिया है भारतीयों, खाने को खूब है, 6 ऋतु दी है, बढ़िया खाना, हर मौसम का अलग खाना, बढ़िया आराम से जियो। तो फिर उन्होंने कहा कि ले अब तो देखिए, प्रकृति का यदि आप सम्मान नहीं करेंगे तो प्रकृति आपको जीने नहीं देगी। नाक साफ कैसे करें? सुबह उठ करके कहते हैं घ्राणिवारम पिबेत दिनकर उदय समय। जब दिनकर का उदय हो रहा हो, जो घ्राण वारी पीता है, शतायु भवेत सदा, वो 100 साल जीता, नसें फिट रहती। कुछ नहीं करना है, हाथ देखो, ये हस्तमेव प्रधानतमम यंत्रम, हाथ से बड़ा यंत्र कोई नहीं है। बाकी सारे यंत्र इसी के सपोर्ट के लिए बने। साहब मैं तो नेति वेति के चक्कर में पड़ता नहीं, मैं लेता हूं यहां पे जल और सीधा नाक में डालता हूं और इधर से निकलता है। 3 बार सुबह ब्रश करने के बाद में वॉश बेसिन में क्लीनिंग करता हूं, तो इधर से नाक वार्म वाटर रखता हूं, जल लेंगे गुनगुना, और इधर निकल आएगा। बस इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी कोई? कुछ नहीं करना। हाँ। करिए, 2-3 दिन में आपको झन्नाहट होगी सर में, क्योंकि दिक्कत है, कफ ब्लॉक है। बाद में अच्छा लगेगा, चेहरा चमकेगा, सर भारी भारी नहीं होगा। सर भारी और भैया कॉफी लेके आओ, चाय लेके आओ। आपकी लाइन में तो हर 2 घंटे में बाहर जाके सिगरेट पीते, बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये डॉक्टर साहब, कभी आपने अंग्रेजी दवा ली है कि नहीं ली है? बिल्कुल ली है, क्विक फिक्स दी गई हमको, जब तक दी गई तब तक ली है, जब से हमारा होश आया तब से नहीं ली। होश आया तो आपने ली नहीं है? हम बिल्कुल नहीं लेते, हमारे बच्चों को नहीं देते। हमारे यहाँ यदि बच्चे की तबीयत खराब हुई, देखिए जब तक जहां तक अब मेरी कुछ चीजों में क्विक फिक्स, यदि माँ है मेरी श्रीमती जी, अब वो बेचारी बच्चे के दर्द को नहीं देख सकती हैं, तो उन्होंने कभी पैरासीटामोल वगैरह का क्विक फिक्स का प्रयोग किया होगा। मैं नहीं कहता नहीं किया, लेकिन मैं अपनी दवा से बच्चे के अंदर की वो इम्यूनिटी बढ़ाता हूं, क्विक फिक्स की जरूरत ना पड़े। और पड़ी है तो हम लेंगे, हम क्यों नहीं लेंगे? हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं भाई। नहीं, बात अगर इम्यूनिटी की हो रही तो मैं चाह रहा हूँ देश के जो भी बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स हमारा शो देखते हैं, आप उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़े ये भी आप बता दें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इवन हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे। मेरे 3 बच्चों में छोटे वाले बच्चे को बार बार जुकाम, अंत तो गत्वा मैंने अपनी सारी आयुर्वेदिक दवाएं ट्राई कर ली, वो काम कर रही थी, पर थोड़ा मेरे मन में इतनी ग्लानि हुई, मैंने कहा कि मैं खुद वैद्य और मैं इसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी मिसेस की तरफ से उनका अपना हक है, तो उन्होंने एलोपैथी वगैरह की थोड़ी दवाएं हमें दी, तो भी होता था। उस समय पर बेचारे बच्चे को थोड़ा आराम हो गया, स्कूल जाता था, शाम को बुखार आ गया, बच्चों को आपस में वहां बैठते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैंने कहा इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। जब मैंने रिसर्च करी, अब आप सुनिए, आपके सारे जो वीक्षक हैं, वीक्षण कर रहे हैं ना इस कार्यक्रम को, संस्कृत में शब्द है वीक्षण, देख रहे हैं, दृष्टा श्रोता भाव से बैठे हुए होंगे, इसी इंतजार में कि आप कब कुछ ऐसी दवाइयां और इलाज बताएं ताकि उनको कभी कोई बीमारी ना हो। अब देखिए, जो बताने जा रहा हूं बच्चों की दवा, वो आप आश्चर्य कर जाएंगे। अश्वगंधाघृतम बाल्य पोषणम, बच्चों में पोषण के लिए योग रत्नाकर ने बाल अध्याय में एक घी बताया है, अश्वगंधा प्रोसेस्ड घी। जबकि अश्वगंधा जनरली लोग बलिष्ठ होने के लिए बड़े बूढ़े लेते हैं, बच्चों को नहीं देते। मुझे ये समझ में आया कि इम्यूनिटी वीक का मतलब है कि नरिशमेंट माल नरिशमेंट है। बस अंदर से वो एक, मैंने कहा हर किसी के अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, हर किसी के अंदर इंजीनियर बैठा हुआ है। आपके घर में यदि कुछ खराब हो जाएगा, चम्मच लेके आएगा और वो खोल देगा। ये स्टीव जॉब्स सेड, इंडियंस वर्क ऑन इंट्यूशन, वी वर्क ऑन इंटेलेक्ट। इंडियन से बड़ा इंट्यूटिव कोई नहीं। वो मेरा इंट्यूशन काम किया, मैंने कहा अश्वगंधा घृत, इसको अभी अब वो छोड़ो, अभी जुकाम, मैं तो पहले इसका पोषण करता हूं। और मैंने वो पंचसार में बनाया।
दूध, गुनगुना दूध 30 ml, थोड़ा सा, उसमें डाला एक पिपली का पाउडर, पिपली, पीपली, पीपरी हम लोग बोलते हैं, हाँ, पाइपर लॉन्गम, हाँ। एक काली मिर्च राउंड होती है, लंबी वाली ये होती है, लंबी छोटी होती है, पिपली, हाँ। कूटा डाला, और थोड़ा सा शहद, और ये अश्वगंधा घृत, और थोड़ा सा खांड वाला शक्कर, और इसको ब्लेंड किया। वो आते हैं ना आजकल वो जो एयर टाइट वाले हाँ, ग्लासेस, ब्लेंड, हाँ। उसको मैंने मंगाया और अच्छी तरह से उसको हिलाया, करीब 5 मिनट। मेरा तरीका है हनुमान चालीसा करते हुए मैं हिलाता हूँ, और मैंने इस बच्चे को कहा, पी बेटा आप रोज। आप विश्वास नहीं मानेंगे साहब, वो तीसरा दिन था, जुकाम का नामो निशान मिट गया। वो जुकाम की दवा दे रहा था तन्मय गोस्वामी, वैद्य हार गया। पोषण की दवा दी और तन्मय गोस्वामी अपने बेटे में जीता। एंटीबायोटिक देती रही श्रीमती जी, रिलैप्स हो रहा था। देखिए, आप फेनेटिक ना बने और लकीर के फकीर ना बने। हम लोग बहुत खुले दिल के लोग हैं। हम लोगों ने अंग्रेज भगा दिए पर पैंट शर्ट ले लिया साहब। हम लोगों ने जूते ले लिए लेकिन इन्हें भगा दिया। हमने अपने घर की पूजा नहीं छोड़ी, हमने इनका कैलेंडर ले लिया। घर में वही घर में नहीं है वो, हमारे घर में तो हमारा देसी एकादशी और द्वादशी और वो वाला कैलेंडर चलता है, चंद्रमा वाला। लेकिन हम बाहर, हमसे बड़ा प्रकृति को और विधि को और परिस्थिति को देश काल के हिसाब से चलने वाली कोई कम्युनिटी, कौम है ही नहीं, है ही नहीं। इसीलिए हम अभी भी जिंदा हैं। आयुर्वेद का ये जो मैंने आपको औषधि बताई ना अभी, यदि ये एक छोटी सी चीज, मैंने बच्चों का एग्जाम्पल दिया, मैं और एक जो आपने अश्वघृत बोला, अश्वगंधा घृत, वो मिलेगा कैसे? मैं तो कहता हूं दुकानदारी बंद करो इस मामले में। घर के अंदर जी, गाय का देसी घी लेके आओ, जी, 100 ग्राम, 100 ml, चलो भाई आधा किलो ले लो, क्योंकि व्यूअर समझेंगे नहीं, मैंने हाँ इसीलिए हाँ सवाल ठीक है, नहीं, तो बिल्कुल सही बात। अब आप क्या करो, अश्वगंधा का पाउडर ले आओ, मिल जाता है हर जगह, वो तो मिल जाएगा। हाँ, मिल जाता है। जब घर में खाना बना सकते हो गुरु, तो दवाई क्यों नहीं बनाओगे? ये भी एक प्रोग्रामिंग करी गई, ले भैया स्ट्रिप खोली, बड़ी बढ़िया, यूं खाली। क्यों? आपको दवाई बनाना होगा। वो दर्द इतना प्यारा दर्द है, आह, क्योंकि कस्टमाइज्ड, आपको वो फ्रीडम देता है अपने हिसाब से। वही चाय आपकी श्रीमती जी बनाती होंगी, आपकी माँ, आपकी बहन, टेस्ट तीनों के अलग 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 होते हैं, बिल्कुल। माँ की चाय का तो टेस्ट ही अलग है, उसमें तो ममता भी पड़ी है। पत्नी का प्रेम अलग वाली वो चाय होगी आपकी। अब देखिए, उसमें आपको फ्रीडम मिलती है। मैं क्या करता, कितना डालना है वो आपको अंदर की आवाज बताएगी, इंट्यूशन। 1 महीने के बाद में शुरू में शास्त्र बताएगा। शास्त्र पर ही चलना नहीं है, शास्त्र तो ईगल है, आप नाइटिंगल हो। नाइटिंगल नाम की छोटी सी चिड़िया ईगल पर बैठती है और ईगल उड़ता है और एक ऊंचाई पर पहुंच के ईगल उतराता है, वहां से फिर नाइटिंगल अपना रास्ता चलाती है। हमारी 100 साल की जिंदगी 20-25 साल तो निकल गए सीधे होने में ही। तो हम लोगों का शास्त्र रूपी ईगल पे बैठिए और उड़िए फिर अपनी ऊंचाई। तो मैं तो शास्त्र का प्रयोग करता हूं आधार के लिए, फिर मैं अपना दिमाग लगाता हूं, अपनी रिसर्च लगाता हूं। वही मेरा वैद्यत्व है। वैद्य शास्त्र के बेस पर बैठा हुआ रिसर्च साइंटिस्ट है। अब मैंने क्या किया कि मैंने अश्वगंधा का 100 ग्राम अश्वगंधा लिया, उसको 1 लीटर करीब आधा लीटर पानी में डाला। 400 ml होना चाहिए पर मैं ज्यादा डालता हूं थोड़ा, ये मेरा अपना है। उबाल के इसको चौथाई कर दिया, पानी को चौथाई, इतना उबाला। अब वो जितना भी अश्वगंधा का सत्व है वो सब पानी में आ गया। भैया खाना बनाते हो, चाय बनाने में तकलीफ होती है, वो को छोड़ता नहीं है। बच्चे की दवा नहीं बनाओगे, अपने लिए नहीं बनाओगे। इसी काढ़े को छान करके इसको अब आप क्या करें, एक कढ़ाई में ये आधा किलो घी धीमी आंच में रख दो, और ये जो काढ़ा है ना, इसको डाल दो, 100 ml बचा है, 150 ml डाल दो, और धीरी आंच में इसे थोड़ा थोड़ा
चलाते रहे। भैया खीर बनाते हो ना भैया, हम्म, हैं? 1-2 घंटे में सारा पानी उड़ जाएगा। उड़नछू उड़ जाएगा। अब जो बचा है वो क्या है? अश्वगंधा का घी। घृत है। हम्म, अब यही मार्केट में वो लेवल लग करके बिक रहा है, और 8,000, वो 10,000। बड़ा महंगा महंगा है। और अब तो आज और उसकी कोई गारंटी भी नहीं कितनी प्योरिटी हो। क्या पता डाला ही 10,000 डाला। रुपए किलो। मैंने देखा है अहमदाबाद, एक जगह गए थे वहां पे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं तो उनके हाँ। मैंने देखा था 10,000 रुपए किलो घी, अश्वगंधा घी। भैया जो मांग ले, जितनी बड़ी गाड़ी में आया है उतना बड़ा पैसा लग जाता है। अच्छा, जो जैसे हम एलोपैथी की बात करते हैं तो आपकी बीमारियों के लिए आजकल बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, आप भी करवाते हैं टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये वो। आयुर्वेद कैसे डिजीज को डायग्नोज करता है कि किसके अंदर क्या दिक्कत है? आयुर्वेद की डायग्नोसिस शुरू हो जाती है जैसे ही आदमी बैठता है। हम्म, यदि बैठते समय पर व्यक्ति बार बार जमीन को कुरेद रहा है, हम्म, यदि मैं अपने मुंह को छू रहा हूं तो ये गुरु है, वृषभ राशि पे है, लग्न हो गया। हम्म, मैं ऐसे कर रहा हूं तो मेष हो गया। हम्म, मैं बार बार ऐसे, भाई बच्चे की साइन लैंग्वेज को हमारे यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। इसीलिए पहले जमाने में वैद्यराज, कविराज और दैवज्ञ होते थे, ज्योतिषाचार्य होते थे। तो हम आपके सामुद्रिक शास्त्र को पहले पढ़ते हैं, बॉडी के दर्शन, अच्छा, फिर हम स्पर्श करते हैं साहब नाड़ी का। हम्म, आपकी नाड़ी हमारे लिए गिटार बजाने वाले हैं, जैसा वो 3 सितार स्ट्रिंग से कितने गाने निकाल दे। हम्म, हम आपके अंदर की सब कुछ चीजों को पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारा मन और हमारी आत्मा एक साथ हो तो जैसे पर्वत के उधर आप देख सकते हैं, आपके शरीर के अंदर हम पूरा काय प्रवेश कर जाते हैं। सिर्फ नाड़ी से? सिर्फ नाड़ी से हम प्रवेश करते हैं आपके शरीर में, अच्छा, बाकायदा स्कैन करते हैं। तो उससे ध्यान सारी से। बीमारियों का आपको ये आभास पकड़ है। लिया और ये हमको सेंसेशन मिल रहा है और हम ध्यान में। लेकिन जो लोभी है, जिसके दिमाग में बिजनेस घूम रहा है, उसका तो टाइम बर्बाद हो रहा है। लेकिन जो वैद्य है, इसीलिए वैद्य बहुत बड़ी चीज है साहब। बहुत सम्मानजनक होता था वैद्य। निकाल लेता है वो चीज आपके शरीर के अंदर से जो आप नहीं देख सकते। आप अपने आप को देख सकते हैं क्या? शीशे में देखते हैं, वो भी उल्टा है भाई। हाँ, उल्टा दिखता, सही शरीर के अंदर कहाँ देख पाते, शरीर शरीर के के अंदर अंदर तो कोई देख ही नहीं पाता। बाहर भी प्रतिबिंब है, बिंब कहाँ देखा किसी ने अपना? आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, पर मैं अपने आप को कहाँ देख पा रहा हूं? शीशे में भी दिख रहा है, जल में भी दिख रहा है, तो उल्टा सीधा सीधा उल्टा। तो जो हमारी डायग्नोसिस है ना, वो नाड़ी से होती है। अच्छा, फिर हम उस समय की जन्म पत्र बनाते हैं, और आपके जन्म की जन्म पत्र मिल जाए तो दोनों को कंपेयर करके जेनेटिक जो डिकोडिंग है, टाइम की डिकोडिंग करते हैं। और उसके बाद में जो आयुर्वेद में जितनी भी तरह की वात पित्त कफ है, उसको हम जज करते हैं। और हम बीमारी नहीं ठीक करते, हम वात पित्त कफ को ठीक करते हैं। ये वात पित्त कफ, इस पे मेरा अगला सवाल था कि क्या होता है? जो हमारा दर्शक सामान्य आम आदमी है वो समझे कि वात पित्त और कफ क्या होता है, जिस पर आयुर्वेद काम करता है, और जब इनकी अधिकता या न्यूनता होती है तो किस तरह की बीमारियां होती हैं लोगों को। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब पॉडकास्ट वाला हम लोग जो, और हमारी जो संस्था है, हम लोग एक जो है वो आयुर्वेद पर ही, आपके इतने बढ़िया गहन प्रश्न है, पंचकर्मा आ गया, वात पित्त कफ आ गया, हम लोग कोर्स प्रारंभ करते हैं। जरूरी है, ये जानना जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, देश को बताना जरूरी है क्या चीजें हमारी विलुप्त हो गई हैं और कितनी, मतलब हम असाध्य बीमारियों को भी इससे ठीक करते हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, धर्मेंद्र जी, अभी मैं तो अभी कहीं हूँ, मैं पढ़ रहा था तो मैं हैरान था, किसी का चमड़ी हट गया, मतलब वही अभी मैं देख रहा था, मैंने लिखा हुआ है, देखिए कि घायल लक्ष्मण वापस ठीक हो गए, अर्जुन 2 बार मृत्यु होकर उनको जिंदा कर दिया गया। वो अभी बताया तो डॉक्टर साहब ने, शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया, फिर वापस हाथी का सिर जोड़ दिया। उसके बाद चवन ऋषि की चमड़ी बदलकर युवा बना दिया गया। अरे आपने तो पूरी रिसर्च करी है। विस्फला का पैर कट गया तो लोहे का पैर लग गया। वागीर माता का जो पुत्र नहीं हो रहा था तो उनको पुत्र मिल गया। रोगी घोषा जो है वो निरोगी हो गई। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, मतलब मैं हैरान हूं देख के, और ये सब आयुर्वेद से। अच्छा, और फिर कहते हैं आयुर्वेद नहीं, आयुर्वेद को हटा भाई, ये जो चक्कर क्या ना, राजाश्रय ने मारा है, राजाश्रय ने बचाया नहीं, क्योंकि बिजनेस वहां से आने लग गया। भैया मैनमेड दवाई बनेगी तो डिमांड बढ़ गई, पैसा आएगा, डिमांड क्रिएट करी, फिर सप्लाई कर दी, कमाई हो गई, हेल्थ जाए तो जाए। अब बेचारा जो आपका वात पित्त का जो प्रश्न है, मेरे पास में
जब पेशेंट आता है, एलोपैथी वाले की बड़ी प्रॉब्लम है बेचारे की। 2 करोड़ की डिग्री के बाद में आने के बाद में जब वो बैठता है तो मरीज जो आता है, भाई मरीज वो तो आएगा नहीं जो सिर्फ अमेरिका से पढ़ के आया हुआ लड़का है, वो तो आप सबके लिए हो। सूर्य तो सबके ऊपर प्रकाश देगा, बिल्कुल। जो आ जाए। वो डॉक्टर साहब हमारी वायु जो है बात बढ़ गई, और डॉक्टर साहब पेट से चढ़ी सर पे चढ़ गई और यहां फंसी है। और भाई साहब उनके डेविडसन हैरिसन किसी भी किताब में ये बात कैसे यहां से चढ़ी और सर में गई और हाथ में फंसी, ये टर्मिनोलॉजी के बारे में वो बेचारा अनभिज्ञ है। वो इसको उठा करके सीधे सेक्रेटरी के पास भेज देता। बताओ साहब, अब भारतीय जो बाबा परदादा के काल से जो लैंग्वेज चली आ रही है, वायु फंसी, वायु निकल रही है, गैस बहुत बन रही है। और साहब दर्द का मतलब है वायु, आप इतना जान लो। अच्छा, कहीं ना कहीं फंस गई है। जहां भी कहीं दर्द आपके बॉडी में है तो मतलब वायु गड़बड़ हुई। हम दर्द ठीक नहीं करेंगे, हम वायु ठीक करेंगे, दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा। दर्द ठीक हो जाएगा और 3 घंटे में होगा। अच्छा, और पक्का होगा। लेकिन वो वैद्य चाहिए जो दर्द ना ठीक करे, जो वायु को ठीक करे। वायु को ठीक करे। अब आप समझ गए बात क्या है? बिल्कुल। बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं आपको। शरीर ये भी सूख जाए, मुंह सूखे, गला सूखे, लैट्रीन सूखी सूखी हो, शरीर के अंदर वायु बढ़ गई, दर्द होगा उस आदमी को जरूर। अब तुम इधर 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 कहां कहां देखोगे महोदय, महाराज हर जगह दर्द है। वो वायु है तो हर जगह दर्द है, वायु गड़बड़ हो गई। वायु नर्वस सिस्टम का नाम है। जैसे आपका ये वायर है ना, ये वायर, इसकी ये रबर का है, पर क्या रबर के अंदर घूम रही है करंट? ना, अंदर तो कॉपर का वायर है, हाँ। जो इस करंट को लेके जा रहा है। हाँ। लेकिन यदि ये रबर ना हो तो इसका क्या होगा? सब स्कैटर हो जाएगी करंट। हाँ, इधर उधर हो जाएगा, किसी को नुकसान पहुंचाएगी, इधर लग जाए, करंट लग जाए किसी ऐसे ही हमारे शरीर में नर्व्स जो होती हैं उनके ऊपर एक फैट की कवरिंग होती है अभिषेक जी, उसको बोलते हैं माइलिन। है वो क्या? फैट। अंदर क्या है उसके? न्यूरॉन्स। वो क्या लेके जा रहे हैं? इंपल्स। अब जब शरीर में वात बढ़ी, टेंशन किया, दिन भर खाया नहीं, टेंशन किया, दौड़ते रहे, शरीर सूख गया, फैट भी सूखेगा। अब फैट सूखा तो अब वो जो अंदर जो न्यूरॉन्स थे, अब वो करंट एक्शन पोटेंशियल propagates with much greater velocity when myelin is correct. अब माइलिन नहीं होगी, हमने आज आपको यहां दबाया, कल पता पड़ेगा आपको, या जहां वो सूख गई वहां पे दर्द हो जाएगा। हमने फटाक से लिया तेल, ऑयल परमिएबल है, स्किन, वाटर इम्परमिएबल है, वाटर नहीं घुस सकता, ऑयल घुसता है। हमने फटाक से वो लगाया। अब कैपिलरी से वो 30 मिनट तक करना पड़ेगा जिससे कि वो परकुलेट होकर अंदर चला जाए कैपिलरी एक्शन से, और वो हर्ब्स पहुंच जाए। उन्होंने माइलिन को कर दिया दुरुस्त, रिपेयर। अब दर्द खत्म। एलोपैथी का बेचारों का वेस्ट का अलग मामला है। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दी गोली, जो उतनी देर के लिए तुम्हारा नर्व, वो दर्द आपको सेंसेशन वहां पहुंची नहीं थी, बस वही रोक दिया, ब्रेक कर दिया उसको। तो वायु को हम ठीक करते हैं महोदय, और वायु को ठीक करने का मतलब है सारा कुछ हम बॉडी को ऑयलिंग करते हैं। कि वायु का मतलब है बॉडी रूखी हो गई, बॉडी सूख गई। बच्चा होता है, छोटा बच्चा, चब्बी होता है ना, उसमें कफ होता है, उसमें वायु की समस्या नहीं होती। बच्चे कभी नहीं बोलते हमें गैस फंस गई हो, हल्का फुल्का पेट में गए, अजवाइन दी और पट्टे से निकल जाती, ठीक हो जाती। अब पित्त क्या? बच्चे में वायु नहीं होती है, बूढ़े सब सूख जाता है शरीर, वो वायु। अब पित्त क्या? जब आपको बिना काम करे थकान होने लगे, क्या बोला मैंने? बिना काम किए थकान हो, श्रमः, बिना परिश्रम की जब श्रम हो जाए उसे क्या कहते हैं? पित्त बढ़, पित्त बढ़ गया। मतलब अब आप बैठे बैठे थके हो, भैया हम लेट जाए,
अरे यार अब नहीं हो रहा है, इसको चाहिए पट्टे से कॉफी, पट्टे से चाय, और फिर एसिड और बनता है, फिर चाहिए उसको, फिर एसिड बना, फिर चाहिए उसको। कारण क्या है कि वो पित्त थकान देता है, केमिकल पॉइजन, एक्सेसिव केमिकल फॉर्मेशन, एसिड जब बनने लगे ब्लड में, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पित्त। अब बेचारा पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब MBBS MD FRCS लंदन वंदन जो भी लगे हुए हो, काफ़ी लगे होते हैं, वो जाते वाते पता नहीं, लेकिन वो मिल जाती डिग्री 500 रुपये, 5,000 से 50,000 में। और भाई साहब उनसे पेशेंट आके बोलता है, वो डॉक्टर साहब पित्त बढ़ गो। अब इन्हीं के पता पित्त बढ़ गया, इनके कंसेप्ट में ही नहीं है। अब कफ क्या है? ये जो आपके शरीर में ग्रीसिंग है, ये सब कफ है। अच्छा, इलास्टिसिटी है ना, ये चमक जो है, ये चमक, ये दमक सब आपसे ही है ना ठाकुर जी। तो वायु को ठीक करने वाले, देखिए कृष्ण का जो तत्व है वो आपके अंदर वायु को कम करता है, पित्त को कम करता है, कफ को बढ़ा देता है, क्योंकि वो आपको आनंद में ले आता है, भक्ति में आ जाते हैं आप। न्यूरो हॉर्मोन्स जितने भी हैं वो सब जो लव हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, आपकी जो म्यूकस सही तरह से है बॉडी में, ये सब जोड़ों में जो सेनोवियल फ्लूइड है, चिकनाई है, ये सब कफ है। अच्छा। अब वो कहता है डॉक्टर हमारा कफ बढ़ गया। कफ का मतलब खांसी है। हाँ, लोग तो उसको कफ उसी से जोड़ते हैं। अगर कफ सिर्फ आ रही है, COUGH कफ, 99.9% लोग कफ मतलब खांसी, खांसी या बलगम जो खांसी, निकल रहा है बलगम इंसान से, हाँ, वो है ही नहीं। कफ का मतलब होता है शरीर के अंदर का वो पानी का तत्व जो आपकी चमक का कारण है, वो कफ। कफ सिरप नाम है भाई, कफ सारे सिरप जो है वो कफ के नाम से बिक रहे हैं। कफ अब आप सिरप, देखो, कफ सिरप। उन्होंने डिमांड क्रिएट करी, नाम बदला, लेकिन बेचारा हमारा जो आज भी जो कॉमन मैन है ना, जो जमीन से जुड़ा हुआ हमारा इंसान है, जिसके लिए हम वैद्य हैं, देखो साहब ऐसा है, उस व्यक्ति की लैंग्वेज आज भी आयुर्वेदिक लैंग्वेज है। हाँ बिल्कुल है, सब जानते हैं, वात कफ की बात करता है आदमी। और ये इतना बड़ा चैलेंज है आज के, मैं इसीलिए कहता हूँ एलोपैथी डॉक्टरों को, थोड़ा सा आयुर्वेद सीख लो, तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी। ये तुम्हारी इंडियन हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इस पर सारे इंडियंस का अधिकार है, उतना ही जितना मेरा, आपका, उतना एलोपैथी वाले का है। अब आप सोचो, आपकी प्रॉपर्टी, आपका एक भाई लंदन चला गया, आप गांव में रहते हो, पर प्रॉपर्टी पे हक तो है, उसका भी है। उसका भी है। वो कहता नहीं हम तो लंदन वाले, प्रॉपर्टी ऐसी तैसी, हमें नहीं है, क्या बेकार ये इंडियन। हम दुर्भाग्यशाली हो गया ना वो। एलोपैथी वाला जो है, एलोपैथी सीखा हो, अच्छी बात है भैया, हम तो देसी वाले हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। वैद्य साहब, हम पॉडकास्ट वाला के माध्यम से एक बहुत गंभीर बीमारी, या कहें सबको होने वाली बीमारी, शुगर, मुझे है, डायबिटिक, जो ये कैपिटल बन गई है, जो है ये भारत तो कैपिटल कहा जा रहा है। कैपिटल होने की वो बात हो रही है। तो ये आप सीधा सीधा हमें इलाज बता दीजिए, ताकि हम दोनों, हम भी, धर्मेंद्र जी, या और भी लोग हम, जो, या जितने भी वो सुन रहे हैं, सब दवाइयों पे हैं। मतलब अगर रोजाना दवाई ना खाएं तो उनका शुगर कैसे जो रिवर्स लेवल है करें? वो बढ़ जाता है। बिल्कुल क्योर करना है तो आयुर्वेद में हम क्या करें कि बिल्कुल क्योर हो जाए, धीरे धीरे हो, एक साथ ना हो, लेकिन खत्म हो। हमारा मुंह बंद करा गया है इसमें। और मीडिया पे एक्चुअली में, यदि आप लीगल मैटर को जानते होंगे, तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में आयुर्वेद वालों को बोलने से मना करा गया है। अच्छा, आप पे केस कर दिया जाएगा यदि आपने जरा भी मार्केट में कुछ भी मार्केटिंग करी डायबिटीज की। जो लॉ में जो बीमारियां दी गई हैं, मैरिज, एक तो वो मैजिकल एक्ट है, हाँ। और एक बीमारियों की लिस्ट है, एक जिस पर सिर्फ अधिकार बपौती एलोपैथी की ही है। और वो कौन सी बीमारी है उनमें? एक है डायबिटीज। आप जाइए, ऑन रिकॉर्ड है, निकालिए। इसलिए क्योंकि ये बीमारी क्रिएट करी गई थी, इसलिए हम लोगों को पहले ही चुप करवाया गया। अच्छा, गवर्नमेंट, राजाश्रय, राजा बोलेगा बंद, चुप, बंद करो तो बंद हो जाएंगे। हम तो प्रजा है, तो धंधा इसके पीछे चल रहा है सब। बस हम तो मौनम पंडित लक्षणम। मैं क्यों बोलूं कुछ, समझदार को इशारा काफी। ये बीमारी आपको भी नहीं है, आपको भी नहीं है। स्ट्रेस जिसे भी होगा उसकी, भैया आपसे एक बात बताओ, यदि आपको अभी, आप आराम से, हम सब बैठे हुए तीनों लोग यहाँ पर, अभी कुछ
बम फटे बगल में, हम लोगों की क्या होगी? हम लोग या तो फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे, या तो भागेंगे या लड़ेंगे। दोनों कंडीशन में बॉडी को रसद चाहिए। युद्ध में रसद बहुत जरूरी है। अब जब अंदर जंग होगी तो हाई अमाउंट में ग्लूकोज चाहिए होगी, वो पटापट पटापट इंसुलिन हाई अमाउंट में सिक्रीशन शुरू करेगा। अब भैया कितना कर लेगा? तुम रोज बम फाड़े पड़े हो, रोज बम फाड़े पड़े हो, मार बम फट रहा है, यहाँ फट रहा है, फोड़ मार मची हुई है। मतलब मेरा जिंदगी में यहाँ पे हमारी बम्बई भाषा में बोले तो मगजमारी चल रही है, टेंशन चल रहा है, व्यक्ति दुखी हो रहा है, रो रहा है, अंदर चिल्ला रहा है, और सुबह उठता है किस्मसाता है, दिन भर पैरेलल उसकी एक दुनिया चल रही है और ऊपर से काम कर रहा है। उसको ग्लूकोज ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए? आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो शरीर बेचारा, जो आपकी जो आत्मा बैठी हुई है, वो कहती है भैया गरीबी कितनी भी हो, मजबूरी में आप कहीं से भी लाओगे पैसा, खर्च करोगे। तो भैया जो इंसुलिन रूपी जो पैसा है, वो कहता निकाल भैया, निकाल निकाल पैनक्रियाज निकाल। एक दिन वो कहता अब कहाँ से निकालें, कितना निकलवाओगे हमसे? हमको बोल दिया गया चुप बैठना, ये सिर्फ एलोपैथी वालों का हक है, क्योंकि यदि ये बीमारी होगी तो अपने आप ही 10 साल के बाद में किडनी खराब होंगी, तो किडनी का व्यापार होगा। लीवर में फैट बनेगा तो लीवर का व्यापार होगा। सेंट्रल ओबेसिटी आ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आंखें खराब होंगी तो ऑप्थेल्मोलॉजी का व्यापार होगा। बोले कुछ एक ऐसी बीमारियां पैदा करो जो बीमारियों को पैदा कर दे, और ये बोल दो कि ये बहुत ज्यादा बोलते हैं भारतीयों की बात में, हर जगह इलाज है, बोले पहले ही बंद कर दो, तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत हुआ तुम्हारा ज्ञान। तो ये क्या मुंह बंद करने वाली बात जो आप कह रहे हैं, अभी भी बंद है मुंह? आप यदि मैं अभी आपको दवाई बताऊं जी, और यदि लीगलिटी को आप मानते हैं तो अब आप दवा दे सकते हैं आयुर्वेद वाले, लेकिन मीडिया पे इसकी बात नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते। इतना बड़ा षड्यंत्र। लेकिन आप बताओ, जो सुबह उठता है उसको जाए दुनिया जाए इसी तेजी में, वो हनुमान जी को याद इसलिए नहीं करता जो प्रेम है भगवान से, भैया किसी तरह से हमारी वो डर लग रहा है उसे ऐसे ऐसे, और या वो जाता है वो नमाज पढ़ने, या जाता है वो अपनी प्रेयर करने चर्च में, है वो सब इंडियन एक ही। और उसके बाद में वो था तो यही ना, सनातनी। अब वो जाकर के दिन भर काम करता है, शाम को आता है, बाइक वाला है तो पत्नी को बिठाता है, बच्चों को, कार वाला है तो लेता है, कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम लाता है, खिलाता कहता है। और दिल्ली वगैरह में तो वो तो आजकल तो थोड़ा सा 60-90 का कल्चर है, सो गया। वो कहाँ इस सब चक्कर में पड़ने वाला, वो तो वैसे भी मरा हुआ है। जागरूक करना है डायबिटीज से निकालने के लिए, तो उसको एक बात बता दो कि अंदर के सॉफ्टवेयर को बेहतर बना दो। ये बीमारी नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, आपको नहीं है। इस भैया आप लोगों ने जीवन में संघर्ष किया है, आप लोग मीडिया लाइन में रहकर कहां कहां गए हैं। आप इंडिया टीवी में आपका इतना बड़ा इतिहास है, आपका भी इंडिया टीवी में इतिहास है, और कितने चैनल्स में आपका इतिहास है साहब, बहुत 5-7 चैनल रहे है ना। तो जीवन में जब आपने इतने ज्यादा धूप छांव तपेड़े स्ट्रेस, तो सब बॉडी के अंदर साहब ग्लूकोज की जरूरत पड़ी, बेचारा देता चला गया उसने। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या? हाँ, वो जरूरी है जानना। अब मैं डायबिटीज का तरीका नहीं बताऊंगा, मैं तो बस अब आपकी ग्लूकोज को ठीक करने का तरीका बताऊंगा। मैंने दवाई बनाई एक, चाय, उसका नाम रखा है शुगर बैलेंस टी। मैं डायबिटीज का नाम ही नहीं लेता। अब कर लें एक केस मेरे ऊपर, मैं देता हूं सब ऑथेंटिक शास्त्र के श्लोक, उस पर करो केस। हाँ सही बात है, उस पर क्या करेंगे, क्योंकि लॉबी तैयार है आपके खिलाफ, क्योंकि उसके बिजनेस, देखो उसकी गलती नहीं है, व्यापार है साहब। आप किसी के व्यापार को चोट पहुंचाओगे तो वो छोड़ेगा क्या? नहीं, माफिया है, करेगा। तो फिर ऐसे आयुर्वेद कैसे आगे बढ़ेगा? फिर तो आप जैसे बता रहे हैं वैसे तो फिर कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा इस तरह से, लेकिन फिर भी मरेगा नहीं। आप मार नहीं सकते अच्छाई को। सूर्य को आप छुपा के रखे हुए, कमरे में बंद करके बैठा रखा है लोगों को। सूर्य तो बाहर चमक रहा है। हम मिलेट्स को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, मिलेट्स को बढ़ा रहे हैं, देख जो रहे हमारा होंगे आयुर्वेद कि कहता है जो खत्म हो चुका था, वो बढ़ावा दे रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि धन्यवाद दीजिए आप। मैं किसी भी एपॉलिटिकल आदमी हूं, मैं ये मानता हूं कि डेमोक्रेसी में दोनों पक्ष होने चाहिए।
शक्तिवंत होने चाहिए। लेकिन यदि एक कमजोर है और एक अच्छा काम कर रहा है तो मैं अच्छे की अच्छाई तो बोलूंगा, और मैं ये भी कहूंगा कि दूसरा पक्ष भी ताकतवर बने, वो भी आयुर्वेद को बढ़ाए, जो जो कमजोर पक्ष या जो विपक्ष में बैठा हुआ है आज। नहीं तो वो बढ़ाएगा क्यों? ये तो आयुर्वेद को एक धर्म से जोड़ दिया जाता है ना। जोड़ दिया गया इस देश में आयुर्वेद को सनातन से, धर्म से, वेद से भाई। जोड़ दिया भारतीय चीज को सनातनी होगी, कोई धर्म तो है ही नहीं हमारा। कोई धर्म तो वो है जो आसमान में है, अब्राहम रिलीजन। हम तो मानते ही नहीं, हम तो अधर्मी लोग हैं, हम लोग नास्तिक लोग हैं। सब तो सीधी सी बात है, हम अंदर की आत्मा को भगवान मानते हैं, दैट्स इट, और प्रकृति को मानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि तो आपका वो डायबिटीज वाला तो हाँ, डायबिटीज शुगर नहीं, डायबिटीज नहीं, डायबिटीज नहीं, आप जो नाम हम लेना तो चाहें। शुगर को ठीक करेंगे, हाँ, शुगर को ठीक, प्रमेय ठीक करेंगे। हाँ वो अब कैसे आ जाओ। हाँ, अब बताऊं मैं आपको। हाँ, देखिए, लोड को कैसे कम करा जाए, इसके लिए लोड कम नहीं करना है, स्ट्रेस को मत कम करिए। हम बने ही हैं स्ट्रेस लड़ने के लिए, क्षत्रिय हैं साहब, आए दुनिया में कुछ करने। आपके अंदर के ओज को बढ़ा दीजिए, सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर दीजिए। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो विरेचन करके बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को रोज निकालिए। त्रिफला रोज रात में हनी के साथ में लीजिए। फ्रक्टोज है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ग्लूकोज स्लो रिलीज होगा। हाँ। दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो इनका जो बॉम्ब मटेरियल था यूरोप में, अब वॉर तो खत्म हो गई और जर्मनी ने ये बहुत बनाया था, यूरोप ने और इंग्लैंड ने। अब इन्होंने ये सब डाल दिया जमीन के 20 फुट गड्ढा करके अंदर। पर वो बॉम्ब मटेरियल है, वो सारी जमीन में घुमा। इनके यहाँ चार सीजन होते हैं, 6 नहीं होते हमारे यहाँ। इनके यहाँ सिर्फ 4 महीने ही खेती होती है, बाकी टाइम पे तो -20 -30 बर्फ। इनके यहाँ गेहूं उगता था और 4 ही महीने उगता था। वो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की जमीन में उसने 12 महीने की फसल 3 महीने में दे दी। 4 महीने नहीं, 3 महीने। ग्रोथ इतनी दे दी उसको, यूरिया। हाँ। अब देखो, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, नेवर एवर क्रिटिसाइज योर कॉम्पिटिटर और योर डैमेजर ऑल्सो। सीखो उससे। कौटिल्य की ये नहीं थी। उन्होंने कहा यार, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये सब चीजें, एग्रीकल्चर होता है। बोले वहां ट्रॉपिकल है, वहां सन है। बोले यार 4 महीने में इतना उगा रहे हैं, वहां तो 12 महीने में वो उग जाएगा और उनसे फिर हम खरीद लेंगे। उन्होंने दबा करके कहा भैया ये तू ले, और हमें दे दिया उसने। हम लोग गेहूं बहुत कम खाते थे। हाँ, हम लोग गोजई खाने वाले लोग हैं। हाँ, यदि गेहूं खाते भी थे तो उसमें जौ मिलाते, बाजरा मिलाते। हाँ। हमारे यहाँ उन लोगों को पता थी, आयुर्वेद में लिखा हुआ है गेहूं अकेले नहीं खाते। गेहूं बड़ा वृक्ष होता है, मतलब बड़ी ताकत देता है गेहूं। लेकिन अब जो तुम ताकत वाली चीज को रोज खाओगे तो उसको पचाने की ताकत भी तो चाहिए ना। तो हमारे यहाँ इसलिए उसमें जौ और बाजरा मिलाते वगैरह, गोजई सुना हुआ आपने। हमारे योग रत्नाकर स्पष्ट लिखता है गोजई का सेवन करें। अब गोजई मिलती नहीं, कोई शहर में तो मिलती नहीं, गाँव में मिल जाए। बहुत कम उगाते, कोई उगाता ही नहीं है। उगाते नहीं। तो जौ मिलाया करते थे हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन बाणी होते थे, पंसारी वाले, वो गेहूं में जौ को मिला के गोजई देते थे। अब क्या हो गया, आप दनादन गेहूं। उन्होंने फिर गवर्नमेंट ने जब वहां से ये मंगाया, उनकी गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट से करी टैप। हमारी गवर्नमेंट ने ये पंजाब और हरियाणा के इस एरिया में दिया और कहा हम खरीदेंगे, आप उगाइए, पैसे अच्छे मिलेंगे, धंधा। समझ आ गई ना अभी क्या चल रहा है। हेल्थ का तो वाट लगी, जो पैसा है वो भी बर्बाद हुआ। वो जहर आपने लिया, जमीनें बर्बाद हुई, जमीनें खत्म कर दी। वो जहर घर घर पहुंचाया। डायबिटीज कैसे नहीं होगी? और खा रहे हो पिज्जा, और आप लोगों को क्यों नहीं होगी? आप लोगों के जीवन में खाने की क्वालिटी कितनी है मीडिया वालों की? कोई क्वालिटी नहीं है, कहीं भी कुछ मिल रहा है, ना क्वालिटी ना टाइम। ना टाइम है।
और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत डायबिटीज युद्ध- कैपिटल बन जाएगा। आप सोचो, न टाइम न क्वालिटी, और दबा करके बम फट रहे हैं चारों ओर। यार सोचो ना, इस शरीर के अंदर क्या हो रहा होगा। इतनी फुर्सत किसके पास सोचने के लिए आज? तो बम फटेगा तो वो इंसुलिन फूक गई। इंसुलिन ही नहीं फूकी, बहुत सारे सर्किट फूके हुए हैं, वो हम नाड़ी से देखते हैं। उसकी वजह से, सही उसी कह वजह रहे से। हम्म। अब पहले तो ये भाई निदान परिवर्जन का बोलते हैं हमारे यहाँ, हाँ। निदान का परिवर्जन करो, कारण को छोड़ो। अब सबसे बड़ी जो इसकी दवाई है वो है करेला। जितनी भी कड़वी चीजें हैं उन सब में इंसुलिन सिक्रेशन के को स्टिमुलेट करने की कैपेसिटी है। अच्छा। हार्मोन स्टिमुलेशन करते हैं ना वो। इनमें भी सबसे बड़ी दवा है गुडूची, सबसे कड़वी है वो भी। हैं। गुडूची हाँ, गुर्च, गिलोय, किलो है। किलो है वो। अमृता उसका नाम है। गुडूची तू कटुका तिक्ता, कटुका तिक्ता, कड़वी तीखी है तू, स्वाद उपाका रसायनी, लेकिन अंदर जाकर के तू मीठी हो जाती है, स्वाद उपाक। रसायनी है, बुढ़ापा नहीं आने देती है। अच्छा, गिलोय। गिलोय के लिए शास्त्र में कही हुई लाइन में कोट कर रहा हूं, मैं कौन हूं कहने वाला कि गिलोय अच्छी। जो देखो बोल देगा गिलोय अच्छी, ऐसे ना बोलो, बताओ ना क्यों अच्छी। आचार्य लिख गए हैं गिलोय के लिए, गुडूची तू कटुका तिक्ता स्वाद उपाक। अंदर जाकर के ये क्यों अच्छी है, ये मीठी हो जाती है और रसायन बना देती है, बुढ़ापा नहीं आने देती। मतलब ये आपके अंदर सिक्रीशन की कैपेसिटी को बढ़ा देगी इंसुलिन। बस 40 मिनट वॉक करो, गोजई खाओ, सारी कड़वी चीजें शुरू कर दो, मीठा भी खाओ। ये बड़ा गेम। मीठा बंद करो, अब कड़वा तो खा नहीं रहा हो। सही बात है। कड़वा खिला कि फिर मीठा खिला, आराम से मीठा खिला। एक चीज और है, जैसे हमारे यहाँ आप कहते हैं कि आपका पेनक्रियाज है वो खराब हो गया, कहते हैं ना मेडिकल साइंस में, अब वो सही नहीं हो सकता है। क्या पॉसिबल है उसको काम करवाना दोबारा देखो पेनक्रियाज? साहब ऐसा है, जैसे आपने कहा रिपेयर कर। जब तक मैं जिंदा हूं मेरी कंपनी के अंदर सब चीजें मैं ठीक कर सकता हूं, मेरी संस्था में, मेरे आश्रम में। जब तक आपके अंदर आत्मबल है, आप इस पॉडकास्ट वाला की कोई भी विपत्ति को, इसके पेनक्रियाज को, इसके हार्ट को, ये जहां बैठे हैं ना, ये आपके पॉडकास्ट वाला का उदर है, पेट है, जहां पर खाना पच रहा है। बिल्कुल। वो आंख था रिसेप्शन, कान जहां पे हाथ थे, जहां पे आपने हमको रिसीव किया था। वो जहां पर लीवर होगा अभी, जहां पर अभी सब आप इसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करें। हाँ, कोई भी अंग खराब होगा तो आप ठीक नहीं कर पाओगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो जब तक मैं जिंदा हूं मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं। यदि मेरे अंदर आत्मबल है, मैं अपने पेशेंट के अंदर आत्मबल भी बढ़ाता हूं भागवत और भगवत गीता से। यही मैं ऐड कर दूं। डॉक्टर साहब, आप ये बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि आपके पास कैसे पहुंचा जाए, और किसी भी इलाज के लिए, अगर मान सपोज दैट कोई भी इलाज हो, कोई बीमारी हो, तो उसका इलाज आप कैसे करेंगे, मेरी कितना टाइम चाहिए? मैं एक बहुत अदना सा छोटा सा एक इंसान, जिसके अंदर एक दिन में 20 से ज्यादा मरीज देखने की कुव्वत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है मेरे अंदर, क्षमता नहीं है। क्योंकि मैं एक पेशेंट को, मुझे 15 मिनट तो देने, और 15 मिनट यदि मैं देता हूं तो 1 घंटे में देख पाता हूं मैं 4, 5 घंटे में 20 नहीं हो सकता। 5 घंटे में पढ़ना भी है, मुझे अध्यात्म भी है, पढ़ाना भी है। मैं एक अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करने वाला व्यक्ति। मेरा तो क्षत्रिय, सुबह मैं ब्राह्मण हूं, दिन में जब मैं वैद्य हूं तो मैं क्षत्रिय हूं। बीमारी उसकी, वो शरीर जो है वो युद्ध भूमि है, और रोग से मेरा युद्ध है, और मैं क्षत्रिय राजाओं में जीतूंगा। सायंकाल मेरा अपना धर्म, अर्थ, काम, मेरा अपना आराम से पढ़ना, आनंद, भगवत भक्ति। मेरा काम भक्ति में, मैं भगवान के भजन सुनता हूँ, कीर्तन करता हूँ, जप करता हूँ, और रात्रि में मैं मोक्ष में चला जाता हूँ। रोज नया पेज लिखता हूँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के। मैं 20 मरीज देख पाऊंगा साहब, मैक्सिमम 16 देख सकता हूँ 4 घंटे, है ना? बिल्कुल। मैं अपनी फौज तैयार करता किए, मेरे किए हुए हैं। मेरे वैद्य हैं। और मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ा कार्य यदि है तो आप ज्ञान
के लोग तैयार करिए, किताब ही नहीं। हमारे यहाँ संतान शिष्य परंपरा थी, गुरु शिष्य को डायरेक्ट देता था। हाँ। आज ये जो आप कर रहे हैं, आप ये बहुत बड़ा एक आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आप जाने कितनी इस मीडिया के माध्यम से हजारों लोगों को ये ज्ञान उनके सॉफ्टवेयर में ऐड कर रहे हैं। बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। उस पॉलिटिक्स की जिसमें कि वो क्या, आई एम वेरी सॉरी टू से, उससे दूर हो गए हम लोग। हाँ बहुत अच्छा किया। जी। आपको पुण्य मिल रहा है, आपकी डायबिटीज यहीं सही हो जाएगी। आत्मबल और वो गंदा स्ट्रेस, जहां पे रेड ओशन थियरी, रेड ओशन थियरी में एक मछली दूसरी मछली को मार खाने काट को कर तैयार रही है। और किसके लिए? अच्छे के लिए नहीं, हर मिनट हर मिनट। आपको डॉक्टर साहब बता दूं, हर मिनट। अच्छा, वो जीवन है कोई। कोई जीवन नहीं। तो आज हमको ये महसूस अब होता है, अब आप कुछ कर रहे हैं। जब लाल समंदर से निकल के नीले में आए तब एहसास होता है कहाँ थे। हम तो नीले में बैठे थे, आयुर्वेद, हाँ ऊपर से ज्योतिष जुड़ा हाँ और नीला हो गया। धर्मेंद्र जी, इसका आप वो देखिए, 20 साल हो गए, ये 30 सालों से तो आयुर्वेद कर रहे हैं। 20 साल हो गए हमको काम करते हुए। हम लोगों ने कभी आपको अप्रोच किया? नहीं किया ना कभी क्योंकि सुना। हम वो लाल समंदर में थे, हम नीले समंदर में अब आए हैं। दिखेगा नहीं आपको ये चीजें ना। नहीं दिखेगा नहीं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जो कह रहे थे ना कि चीज़ें फैलनी चाहिए, लोगों को पता चलनी चाहिए, जो हमारी बाहर बातचीत हो रही थी। अब अगर हम मीडिया में, जर्नलिज्म में रह करके नहीं जानते थे आपके बारे में, तो सोचिए कि बाकी सामान्य व्यक्ति को क्या पता होगा इस चीज़। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, मैं बोर्ड तक नहीं लगाता हूँ। हाँ, कार्ड नहीं रखता, अपना विजिटिंग कार्ड नहीं देता। आप कहते आ जाए, बहुत लोग, आप जाएं मेरे उसमें, यदि सोशल मीडिया पे थोड़ा फेमस हो गया है। 1 साल 9 महीने पहले मैं कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं था। वहां पर लोग यही कहते रहते कमेंट बॉक्स में कि कैसे मिला जाए। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था कि बहुत सारी आयुर्वेद में बातें होती हैं कि इसका इलाज है या नहीं है, लोगों के दिमाग में, जहन में सवाल रहता है। तो अभी हम बात कर रहे थे शुगर की, तो क्या आजकल एक डिजीज़ हो गई कैंसर हमारे देश में, जो आप गेहूं से बता रहे हैं, सब डायबिटीज, तो क्या कैंसर जैसी बीमारी का भी आयुर्वेद इलाज करता है? देखो साहब, ऐसा है, आयुर्वेद की जो सबसे बड़ी जो ब्यूटी है वो ये है कि उसने 2 काम बहुत बढ़िया करे। उसने एक तो मृत्यु के साइन को पढ़ने की कला सिखाई है। आप कैसे जान लो कि भाई इसका अब अंत तो आ गया। गया। इसको ट्रीट मत करो, इसको आराम से घर की चौखट पे बैठाओ, जाना सभी को है, तिल बिछाओ, सफेद कपड़ा बिछाओ, तुलसी जी रखो, दीप रखो और बढ़िया बढ़िया मंत्र पढ़ो और बैंड बजा बारात के संग में इसको विदा करो। यूस्थेसिया नहीं, जाते समय पर नेचुरली जा रहा है वो। सूचना उसको मिल गई वैद्य को, अब जाने का टाइम आ गया है, उसने देख लिए बादल बरसात के। दूसरा काम किया है उसने, 2 कैटेगरी बनाई, भेषज साध्यानाम रोगाणाम। भेषज साध्य रोग, जो दवाइयों से ठीक होने वाले रोग हैं। एक है जो भेषज से अब ठीक नहीं हो सकते, जिन्हें असाध्य रोग कहा जाता है। असाध्य। तो उसने क्लियर कट बात करी है, भाई ये साध्य है और ये असाध्य। असाध्य में आप कभी भी प्रॉमिस न करें। वात रोगम तो असाध्यस्तु, वात रोग असाध्य है। अच्छा। दैव योगे न सिद्ध्यति, देव योग से सिद्ध होता है। वैद्यम न प्रतिज्ञास्तु, वैद्य प्रतिज्ञा न करे। अनुमाने न साधयेत, अनुमान प्रमाण से इसको ठीक करे। अच्छा। वैद्य प्रतिज्ञा करता था कि हम ठीक कर देंगे, क्योंकि वो देखता था कि ये साध्य है या ये असाध्य। और वो पहले पेशेंट जाता था इसलिए नहीं ठीक होने, वो जाता था कि भैया हम मरने वाले या जीने वाले हैं तो दवाई के संग, या ये ठीक होके बिंदास जिंदगी। वैद्य ये बताता था ये असाध्य है, इसका इलाज नहीं है, अब हम तुमको शक्ति देंगे कि आप इसको मैनेज करके गाड़ी चलाओ। जो साध्य रोग है, तो बड़ा सा प्रसंग आता है, आत्रेय और मैत्रेय 2 ऋषि के बीच में विवाद हुआ। ये जिनको आयुर्वेद की शिक्षा दी गई थी पहले, वो आत्रेय थे। और मैत्रेय हैं जो धर्मगुरु थे। हाँ, धर्मगुरु आए आत्रेय के पास में, ये चरक संहिता के सूत्रस्थान के 10वें अध्याय में दिया है। मैत्रेय बोले कि तुम क्यों ये इलाज विलाज कर रहे हो, यदि जो मरने वाला है वो तो मरेगा, जो जीने वाला है वो जिएगा। कौन है जिसने मरने वाले को रोक लिया?
और कौन है जिसने जीने वाले को मार दिया, ये सब बकवास। जैसे आजकल बहुत लोग कहते हैं सब बकवास है। ये बात मैत्रेय ने बोली थी आत्रेय को। आत्रेय का यही जवाब था। ये आपके प्रश्न में ही छुपा है, इसलिए बता रहा हूं मैं। आत्रेय बोले अहम भैषज्य साध्यानाम रोगानाम चिकित्साम कुरुते गुरुते। वो सिर्फ जो भेषज साध्य रोग है उन्हीं की चिकित्सा में करता हूं, पंचकर्मा से और औषधियों से। भेषज असाध्यों में मैं सहायता करता हूं। हाँ। तो वो बोलता है, मैत्रेय फिर बोलते हैं, जब वो ठीक हो ही जाएगा, साध्य रोग है ना, तो दवाई क्यों, ठीक होने वाला ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, मरने वाले को आप नहीं कर रहे हो। तो आत्रेय कहते हैं यदि कोई गिरा है तो उठ सकता है, लेकिन यदि मैंने डंडा दे दिया तो जल्दी उठेगा ना। भेषज साध्य का मतलब है कि हम उसको उस सफरिंग से बाहर निकालना चाहते हैं, जितना जल्दी हो निकालना है, क्विक फिक्स से नहीं। वो तो धोखा है। दारू पिला दी भाई, तू रो रहा है, दारू पी ले, अगले दिन फिर सुबह रोएगा वो, फिर दारू पी ले, फिर रोएगा, फिर दारू पी ले, ये नहीं। हम उसको डंडा देंगे, उठेगा वही। जो उठना ही नहीं चाहता है उसका इलाज संभव नहीं। तो यदि वो जो कैंसर है, दो तरह के कैंसर है साहब। एक प्राण लेने के लिए आया हुआ कैंसर, एक कैंसर है जो जिंदगी में सीख देने आया है। मैं दो कैंसर में डिवाइड कर लेता हूं। अच्छा। मैं उस कैंसर में क्लियर बताता हूं, भाई तू जा, ये दवा खा, थोड़ी आत्मबल बढ़ा। पर जिस कैंसर में सीख के लिए आया है ना, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, ये ज्योतिष से पता पड़ जाता है। अच्छा। उसका इलाज संभव है। इसलिए वह एक ही रोग बुखार तक असाध्य हो सकता है, साध्य भी हो सकता है। अच्छा। कैंसर भी साध्य भी है, असाध्य भी, डायबिटीज भी साध्य भी है, असाध्य भी। तो ये कभी भी प्रॉमिस ना करे कोई। मैं ये कहता हूं कि इससे निश्चित रूप से लाभ होगा, असाध्य वाले को भी, साध्य वाले को। लेकिन साध्य का लाभ यह है कि वो इससे बाहर आ जाएगा, असाध्य को थोड़ा सा जीने में तकलीफ रहेगी, आसानी हो जाएगी, तकलीफ थोड़ा कम हो जाएगी। तो डॉक्टर तन्मय गोस्वामी के साथ हमने आयुर्वेद पर बात की, उसके इतिहास पर बात की और भविष्य पर बात की, और क्या उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे जागरूकता फैलाई जाए, इस सब विषयों पर बात हुई और बहुत अच्छे से जवाब भी दिया। हम डॉक्टर तन्मय गोस्वामी के साथ दोबारा फिर बात करेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत सारी और बातें हैं बताने के लिए समाज को। उस पर आगे हम और एपिसोड लेकर आएंगे। आपका पॉडकास्ट वाला देखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी, अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद।